हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में लेकर आई हूँ बीएनसी 502 बीएनसी 602 का यूनिट 3 का लेक्चर इसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सब्जेक्ट है। और हमारा ये जो यूनिट है दिस इज ऑल अबाउट इंडियन रिलीजन फिलॉसफी एंड प्रैक्टिसेस। देखिए, एक बार बिफोर वी गो हैड लेट मी क्लियर यू वन थिंग। सिंस द यूनिट इज ऑल अबाउट फिलॉसफी, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप कहीं कहीं एट टाइम्स यू माइट बी फीलिंग बोरिंग और बर्डनसम। आपको कहीं कहीं बर्डनसम लग सकता है, बोरिंग लग सकता है, तो आपको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। बस मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। बट आपको कहीं लगे कि थोड़ा फिलोसफिकल हो रहा है, क्योंकि देखिए बीइंग ए टीचर मुझे भी कहीं कहीं फिलोसफिकल तो लगा, ऑनेस्टली बताऊं तो आप वहां पर सिंपली क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। बस खाली थ्योरेटिकल पोर्शन में घुसिएगा और बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वीडियो में कहीं कहीं आपको खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। और आप अपना भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम बहुत खराब है और एग्जाम आपके बैक टू बैक है। सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। सिलेबस पर नजर डालते हुए अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, ये दोनों ऐसे क्वेश्चन है, मैंने आपको हर टॉपिक से पहले पीवाईक्यूज भी आपके लगा दिए हैं, आपको खुद भी पता लग जाएगा। आप इसको टॉपिक को फर्स्ट प्रायोरिटी पर कर लीजिएगा। और अगर हम कहें कि ईदर ऑफ द टू कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं वीडियो में जब डिस्कस करूंगी क्वेश्चंस तब बता दूंगी आपको। सेकंड प्रायोरिटी पर आपको करना है प्री वैदिक एंड वैदिक रिलीजन, ये सेकंड प्रायोरिटी पर होना चाहिए। बुद्धिज्म और जैनिज्म में से जो जैनिज्म वाला है वो मुझे इस बार के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसे थर्ड उसमें देख लीजिएगा। सिक्स सिस्टम इंडियन फिलॉसफी, इसको शाद दर्शन बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप फोर्थ प्रायोरिटी पर लेकर ही चलिएगा। इसके बाद जो लास्ट आता है वो आप मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस का देख लीजिएगा। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें बताया गया है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं तो हम किस तरह से रिलीजन को परफॉर्म कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इसमें 2-3 ले लिए हैं। इसके बाद जो वीडियो के लास्ट में आपको पीवाईक्यूज में जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस यूनिट से आए हैं वो आपको अच्छे से मेंशन कर दिए हैं। अगर हम देखें व्हाट इज रिलीजन, व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजन, तो देखिए अगर हम रिलीजन की बात करें तो ये एक मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट है, फिनोमेना है ना। इसमें क्या आता है, ये एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है, सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस है। अब बिलीफ सिस्टम का मतलब हम यही तो विश्वास करते हैं ना कि भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारे कठिन समय में हमारा साथ देगा, है ना, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो ये एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है। इस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से जब हम प्रैक्टिसेस करते हैं, कार्य करते हैं, काम करते हैं कि अच्छा ही करेंगे तो अच्छा अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, नेकी कर दरिया में डाल, ये तो इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, तो यही रिलीजन है। तो सिस्टम ऑफ बिलीफ और सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस जो हमारी ह्यूमैनिटी को, जो हमारी इंडिविजुअलिटी को, एक पर्सन विशेष को, एक व्यक्ति विशेष को रिलेट करता है या कनेक्ट करता है, रिलेट करता है या कनेक्ट करता है किससे, एक तो स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से, एक सुपर नेचुरल यानी अलौकिक पारलौकिक तत्वों से, और एक ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट से यानी अतीन्द्रिय एलिमेंट से। अतीन्द्रिय का मतलब है जिसे इंद्रियां फील ना कर सकें, अलौकिक पारलौकिक, है ना, जो इस संसार से परे है। तो जो हमें इन चीजों से जोड़ता है, स्पिरिचुअलिटी से, सुपरनेचुरल एलिमेंट से और ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट से जोड़ता है, ऐसा सिस्टम ऑफ बिलीफ, ऐसा प्रैक्टिस सिस्टम रिलीजन है। रिलीजन में होता क्या है बेसिकली, मॉरल, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, मॉरल कोड्स होते हैं यानी वैल्यूज होती हैं, यानी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। रिचुअल्स होते हैं, प्रथाएं परंपराएं होती हैं, जैसे कि हम विवाह संस्कार में कौन कौन सी प्रथाएं करते हैं, कौन कौन से रिचुअल्स करते हैं, सेरेमनीज कौन कौन सी करते हैं। इसके अलावा सेक्रेड टेक्स्ट होते हैं। सेक्रेड टेक्स्ट का मतलब है हॉली टेक्स्ट होते हैं, यानी चैंट्स मंत्राज होते हैं, ठीक है, हॉली बुक्स होती हैं, हॉली स्क्रिप्चर्स होते हैं, है ना, और सिंबल्स होते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म का सिंबल है 786, हिंदू धर्म की बात करें तो ओम है ना। अगर हम बात करें तो ये स्वास्तिक है हमारा सिंबल। तो ये सारे जो सिंबल्स हैं ये आते हैं। एथिक्स का मतलब है व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, यानी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो ये सब मिलकर जो है वो रिलीजन बनाता है। अगला क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ द वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन में नॉलेज का सोर्स क्या था। तो देखिए अगर हम देखें वैदिक रिलीजन में नॉलेज का सोर्स क्या था, तो वेदास ही अपने आप में वैदिक रिलीजन में नॉलेज के सोर्स में
काउंट होते हैं। लेकिन अगर हम वेदास के अलावा बात करें तो स्मृतियां थी, यानी मनुस्मृति वगैरह। और दूसरा क्या था, कमेंट्रीज बाय सेजेस। सेजेस का मतलब है सेंट्स यानी साधु, साधुओं द्वारा दी गई कमेंट्रीज थी। एग्जाम्पल है सयण। सयण क्या था, सयण के बारे में मैं बता दूं, ये 14वीं शताब्दी के एक वैदिक रचनाकार थे, जिन्होंने वेदों का, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, इन सब में जो कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट थे, जो इनके जटिल टेक्स्ट थे, जटिल जो टीकाएं टिप्पणियां थी, इनकी सरल भाषा में इनका अनुवाद कराए, जिससे वो आम आदमी समझ सके। तो इसमें वेदास हो गए, उसके बाद स्मृतियां हो गई, उसके बाद कमेंट्रीज बाई सेजेस हो गए, जिसका एग्जाम्पल सयण है। चौथा आता है आरण्यक। आरण्यक के बारे में बताएं तो ये फॉरेस्ट टेक्स्ट थे। तो आरण्यक में बेसिकली हमें क्या मिलता है, मिस्टिसिज्म मिलता है, रहस्यात्मक रहस्यवाद मिलता है, और सिंबलिज्म ऑफ सेक्रीफाइस, यानी बलि के का जो है सिंबलिज्म बताया गया है इसमें। इसके बाद वेदास से कोरिलेट करके उपनिषद याद रखिएगा। उपनिषद में मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन थी, है ना, पारलौकिक गणनाएं थी और स्पिरिचुअल टीचिंग थी। आगे चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आता है आपका प्री वैदिक जो पीरियड था, इसमें रिलीजियस ट्रेडिशंस क्या क्या थे। तो देखिए, प्री वैदिक को हरप्पन भी बोलते हैं, और हरप्पा में जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे वो मदर गॉडेस पर की वर्शिप पर सेंटर्ड थे। यानी ये जो अपना प्राइमरी विश्वास रखते थे, इनके यहाँ कहीं ना कहीं मदर गॉडेस को बहुत ज्यादा माना जाता था, यानी देवी की शक्ति को बहुत ज्यादा माना जाता था। इसके बाद एनिमल वर्शिप होती थी दूसरे नंबर पर। इसके बाद प्लांट वर्शिप होती थी, जैसे पीपल का पेड़ इनके यहाँ बहुत सेक्रेड और हॉली माना जाता था। इन सब के अलावा जो चौथे नंबर पर था, वो एक मेल डीटी भी था, मेल देवता भी था, जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अर्ली फॉर्म ऑफ शिवा, शिवा की अर्ली फॉर्म थी, है ना, शिव भगवान की अर्ली फॉर्म थी। दूसरा आता है डिस्पोजल ऑफ द डेड। डेड का जो डिस्पोजल होता था, डेड बॉडी का जो डिस्पोजल होता था, वो क्रीमेशन से होता था या फिर बरियल से होता था, यानी कि या तो उनको क्रीमेट किया जाता था, जलाया जाता था, या फिर उनको दफना दिया जाता था। प्री वैदिक युग में लोग जो है एनिमल्स को वर्शिप कर रहे होंगे, ऐसा विश्वास लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी जो सील्स मिली हैं उनमें एनिमल्स की पिक्चर डिपिक्ट की गई है। पीपल यहाँ पर ट्रीज को वर्शिप करते थे, जैसा मैंने ऊपर भी बताया। पीपल ट्री जो है वो बहुत सेक्रेड ट्री यानी हॉली ट्री माना जाता था, पवित्र वृक्ष माना जाता था। ये भी माना जाता है कि शिवा की जो वर्शिप की जाती थी वो दोनों रूपों में की जाती थी, आइकन के रूप में भी और लिंगा के रूप में भी। आइकन का मतलब है प्रतिमा के रूप में भी, स्टैचू के रूप में भी, और लिंगा का मतलब है शिवलिंग के रूप में भी इनकी पूजा की जाती थी। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हुए। अब मैं कुछ और भी बता देती हूँ प्रीवैदिक युग के बारे में। तो आपको अगर लिखना चाहें, आप अगर और भी जोड़ना चाहें तो जोड़ लीजिएगा। प्रीवैदिक युग जो है वो 3000 बीसी में इसका फ्लरिश हुआ। और अगर हम बात करें तो ये जो बेसिकली इसका टाइम फ्रेम जो है, मतलब ये जो इसका टेन्योर है, टाइम फ्रेम है, वो 3000 बीसी था। ये जो मैच्योर हुआ, ये जो प्री वैदिक युग मैच्योर हुआ, ये 2600 बीसी में हुआ, और जो इसका डिक्लाइन हुआ वो 1700 बीसी में हुआ। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो यहाँ पर इकोनॉमी में जो है एग्रीकल्चर, इनका बेसिकली एग्रीकल्चर होता था। और एग्रीकल्चर में भी ये कौन कौन सी फसलें उगाते थे, वीट उगाते थे, गेहूं, बार्ली यानी जौ उगाते थे, और ये पल्सेस के बारे में भी इनको, दालों के बारे में भी इनको ज्ञान हो गया था। इकोनॉमी में इनके यहाँ एक चीज और भी चलती थी, मेटलर्गी, यानी इन्हें मेटल्स का भी ज्ञान था। कॉपर इनके यहाँ हो गया था, इनको कॉपर का ज्ञान हो गया था, इनको ब्रॉन्ज का भी ज्ञान हो गया था, और इनको अर्ली फॉर्म ऑफ अर्ली वर्क, आयरन वर्क भी ये करने लगे थे, यानी आयरन का भी ज्ञान हो गया था, और इसमें अर्ली आयरन वर्क होने लगा था। ठीक है। अगर हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर देखिए सोशल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड सिटी थे। ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड सिटी में क्या था, पब्लिक बात होते थे, बड़ा मतलब बड़े ध्यान से इन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ था। यहाँ पर ग्रेनरीज होती थी, ग्रेनरीज का मतलब है गोडाउन्स होते थे इनके। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, शॉर्ट नोट ऑफ वैदिक रिलीजन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इनको आप इग्नोर मत करिएगा। प्री वैदिक और वैदिक मैंने सेकंड प्रायोरिटी पर आपको वैसे भी बता दिए हैं। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, मौसम बहुत खराब है। वैदिक रिलीजन की बात करें, टाइम फ्रेम इसका 1500 से 500 बीसी तक का है। अर्ली इंडो आर्यन पीरियड में माना जाता है।
अगर हम वैदिक रिलीजन के कोर टेक्स्ट की बात करें तो 4 वेदास ही इनके कोर टेक्स्ट थे। तो ये कई बार क्या होता है कि आपको वेदों के नाम याद नहीं रहते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। ओरल बिफोर रिटन, रिटन से भी पहले ये ओरल फॉर्म में इनको ज्यादा इनका मतलब अस्तित्व वहां पर बना। डीटीज, डीटीज का मतलब देवी देवता। इंद्रा यहाँ पर थे, इंद्र देवता। अग्नि देवता की पूजा होती थी। सोम, सोमरस यानी रिचुअल ड्रिंक था। वरुण देवता की पूजा होती थी और बाद में विष्णु देवता और रुद्र देवता की भी पूजा होती थी। रिचुअल फोकस, जो प्रथाओं परंपराओं का फोकस था वो क्या था? सेक्रीफाइशियल राइट्स थे, जो जिनको हम यज्ञ बोला जाता था, जो ब्राह्मण प्रीस्ट करते थे, ब्राह्मण पुजारी करते थे। और उनमें भी क्या था? जो यज्ञास होते थे, यज्ञनाज होते थे, यज्ञनाज जो होते थे, उनमें फायर जो थी, अग्नि जो थी, वो मीडियम बनती थी ऑफरिंग्स का, यानी कि अग्नि के द्वारा आहुति दी जाती थी। कॉस्मिक प्रिंसिपल इसमें ऋत का था। ऋत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी चाहिए। ऋत का मतलब होता है कि ये इसमें एक्चुअली क्या होता था, जैसे आज के जमाने में क्या होता है, ये वैदिक धर्म का मूलभूत सिद्धांत है ना। मतलब वैदिक धर्म का ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ वैदिक धर्म। एक्चुअली इसमें होता क्या था कि लोगों को ये सिखाया जाता था कि प्रकृति के नियमों को, हम अपने नैतिक नियमों का, हम अपने डेली रूटीन को कैसे परफॉर्म करें विदाउट डिस्टर्बिंग नेचर। तो व्हेन, जैसे आज भी आपने देखा होगा कि आज वी जस्ट मेक वी आर प्लेइंग विद नेचर, वी आर जस्ट ट्रीटिंग नेचर एज अवर पपेट, है ना। हमारी कठपुतली हम बना रखा है हमने अपने मतलब नेचर को। तो लेकिन उससे क्या क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, तो वो आप सबको पता है ना। टेम्परेचर प्रॉब्लम हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो इसमें ये सिखाया गया था कि ऋत में ये सिखाया गया था बेसिकली कि किस तरह से हम अपने डेली रूटीन को इस तरह से फॉलो करें जो हमारा और प्रकृति का संतुलन बना रहे, जो हमारा और प्रकृति का फ्रेंडलीनेस है वो बना रहे। इसके अलावा रित में क्या सिखाया गया था? यूनिवर्सल ऑर्डर के बारे में सिखाया गया था, ट्रुथ के बारे में सिखाया गया था, अर्ली सीड्स ऑफ कर्मा, कर्मा के अर्ली सीड्स के बारे में बताया गया था, प्रारंभिक बीजों के बारे में बताया गया था, यानी कर्मा कैसे बनते हैं, है ना। क्या अच्छा करें तो अच्छे कर्मा होंगे, और कर्मा कैसे कटते हैं, बुरे कर्म हो गए तो उन्हें कैसे काटा जा सकता है, कर्मा कैसे फ्लरिश होते हैं। रीबर्थ के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में बताया गया था कि अगर हमारे बैड कर्माज हैं तो जो है दोबारा जब हम जन्म लेंगे तो वो कटेंगे नहीं, उनको कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। इवोल्यूशन, शिफ्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सेक्रीफाइस टू इंटरनल नॉलेज। इसमें क्या हुआ था कि इंटरनल नॉलेज से एक्सटर्नल सेक्रीफाइस की तरफ हमारी नॉलेज कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुई थी, और लीडिंग टू उपनिषदिक थॉट्स एंड लेटर हिंदुइज्म। इससे क्या हुआ कि उपनिषदिक थॉट्स हमारे जन्मे, और बाद की जो हिंदुइज्म है उस पे भी इसका प्रभाव पड़ा। अगर कुछ और भी पॉइंट आप नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल बताना चाहूंगी। ये जो वैदिक पीरियड है ना, ये जो वैदिक रिलीजन है वो वेदास पर आधारित था। और वेदास को अगर देखा जाए तो ये जो वेदास वर्ड है ये रूट वर्ड विद से लिया गया है। रूट वर्ड विद, VID, विद का मतलब होता है नॉलेज। तो ये जो है वो एज ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। वैदिक एज रिलीजन क्या है? ये एज ऑफ नॉलेज है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, आपको याद भी हो जाएगा आराम से और आप लिख भी आएंगे आराम से, आपको परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो आप याद रखिएगा कि वैदिक एज जो है वो क्या है? विद से वैदिक लिया गया था, और ये क्या है कि ये आपका एज ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ राइट्स एंड रिचुअल्स परफॉर्म्ड इन द वैदिक रिलीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। वैदिक रिलीजन में कौन कौन से राइट्स और रिचुअल्स थे, प्रथाएं परंपराएं क्या थी? तो देखो, वेदास में एक अच्छे नंबर की, यानी कि कई सारे देवी देवताओं का उल्लेख है, कई सारे डीटीज का उल्लेख है। प्रिंसिपल डीटीज यानी जो मेन डीटीज थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था, टेरेस्ट्रियल, एरियल और सेलेस्टियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब है भूमि के पर रहने वाले, एरियल का मतलब एयर से है, हवा में रहने वाले, और वायु देवता मतलब पृथ्वी देवता, वायु देवता, और सेलेस्टियल का मतलब है खगोलीय देवता। वैदिक रिचुअल 2 तरह के होते थे, श्रोता और स्मृत्य। अब श्रोता में क्या होता था? श्रोता जो है वो किंग्स के द्वारा या वेल्दी पैट्रॉन्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे, यानी राजा महाराजा इन्हें परफॉर्म करते थे, आम आदमी नहीं परफॉर्म करते थे।
इसमें क्या होता था, कॉम्प्लेक्स सेरेमनीज होती थी, जटिल सेरेमनीज होती थी, जिनमें मल्टीपल प्रीस्ट इन्हें मिलकर करते थे, यानी एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे पुजारी मिलकर करते थे। जैसे आज के युग में आप रेजोनेट करना चाहें तो जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ या राम मंदिर में अभी कुछ दिनों पहले पूजा हुई थी, तो मल्टीपल प्रीस्ट ने की थी, है ना। तो ये वही तरह के थे कि ये छोटे मोटे आदमी नहीं बल्कि राजे महाराजा, किंग और वेल्दी पेट्रॉन्स करते थे, और इनमें कॉम्प्लेक्स सेरेमनीज थी जो एक दिन दो दिन नहीं बल्कि कई कई दिनों तक, 18 दिन, 20 दिन, 21 दिन तक चलती थी, कई बार महीनों तक भी चलती थी। एग्जाम्पल क्या है, अश्वमेघ है, इसे आप उसमें लिखिएगा, बॉक्स में लिखिएगा। सारा खेल लिखने का है, आप जानते हैं। सोम सेक्रीफाइस थे और अग्निहोत्र थे। अब स्मृत्या में क्या होता था, इसमें डोमेस्टिक राइट्स होते थे, और ये जो राइट्स थे ये क्या थे, सिंपल रिचुअल्स थे जो हाउस होल्डर लोग यानी गृहस्थ लोग करते थे। ये पार्ट ऑफ डेली रूटीन था, लाइफ साइकिल इवेंट्स के रूप में इनको परफॉर्म किया जाता था। जैसे संध्या वंदना करना, है ना, शाम की प्रेयर करना, सुबह की प्रेयर करना, मैरिज वाले राइट्स, है ना, और फ्यूनरल राइट्स यानी अंतिम संस्कार के समय होने वाली क्रियाएं। न्यू मून या फुल मून यानी अमावस और पूर्णिमा, है ना, इसके राइट्स, इसमें क्या होता था, सीजनल फायर ऑफरिंग्स होती थी, यानी अग्नि में समिधाएं, अग्नि में आहुति दी जाती थी। इसके लिए प्रॉस्पेरिटी गेन करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, प्रकृति के साथ बैलेंस बनाने के लिए, और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि गेन करने के लिए। इसके बाद उपनयन। उपनयन संस्कार में क्या होता था, इनिशिएशन ऑफ ए बॉय इनटू वैदिक स्टडी। जब एक बच्चे को, लड़के को बेसिकली वैदिक स्टडी के लिए उसका आरंभन होता था, उसका प्रारंभ किया जाता था वैदिक स्टडी के लिए, तो उसको क्या किया जाता था, इन्वेस्टिचर ऑफ द सेक्रेड थ्रेड। उसको एक सेक्रेड थ्रेड यानी कि एक पवित्र धागे से अलंकृत किया जाता था, इन्वेस्टिचर किया जाता था, यानी उसको एक पवित्र धागे से बांधा जाता था, जिसको उपनयन संस्कार बोलते थे। विवाह। विवाह का आपको पता ही है कि जब कपल को एक दूसरे के साथ बाइंड किया जाता है रित में, यानी प्रकृति के नियम में, जब कपल को एक दूसरे के साथ बाइंड किया जाता है तो वो कैसे बाइंड किया जाता था, सप्तपदी से बाइंड किया जाता था। और सप्तपदी क्या थी, फायर सेंटर्ड वोज थी, यानी अग्नि को केंद्रित करके प्रतिज्ञाएं ली जाती थी। वोज का मतलब प्रतिज्ञाएं। अंतिम मरण यानी फ्यूनरल संस्कार, क्रीमेशन विद फायर राइट्स। इसमें अंतिम संस्कार होता था अग्नि के साथ, टू गाइड द सोल, सोल को गाइड करने के लिए, टुवर्ड्स द आफ्टर लाइफ। इस सोल को जो मृत्यु के बाद की लाइफ है उसके लिए गाइड करने के लिए फायर से, मतलब अग्नि की आहुति के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता था। ये जो राइट्स थे वो प्रिसाइज मंत्रास, ये सारे राइट्स जितने भी हैं, ये जो जितने भी ये जो राइट्स हैं ये कैसे करे जाते थे, छोटे छोटे, प्रिसाइज का मतलब छोटे मंत्रास के द्वारा किए जाते थे, और फायर इसमें जरूर मतलब प्रज्वलित की जाती थी, आग में आहुति दी जाती थी। ये बिलीव किया जाता था कि दोनों ह्यूमन सोसाइटी और कॉस्मिक ऑर्डर जो है वो दोनों सस्टेन रहे, वो दोनों पुनर्जीवित रहे, उनकी दोनों की एक दूसरे से रिदम बनी रहे। अब आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म के हैं। फाउंडर कौन थे बुद्धिज्म के, तो देखिए बुद्धिज्म, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धिज्म के फाउंडर सिद्धार्थ गौतम थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनको बाद में बुद्धा के, जब उनका क्या कहते हैं, एनलाइटमेंट हो गया, है ना, जब उनको बोध हो गया, जब उनको जो है आलोक मिल गया, तो उनको बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा। एनलाइटमेंट के बाद वो एक प्रिंस थे बेसिकली, जो एंशियंट इंडिया में बॉर्न हुए थे। कब हुए थे, 5th सेंचुरी बीसी में हुए थे, और जिन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया एंड टॉट ए पाथ टू लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। इन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया, यानी कि अलौकिक, मतलब इनका जो है, इनको सच्चाई का बोध हुआ, और इन्होंने फिर उसके बाद क्या करा, इन्होंने एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता दिखाया जो लिबरेशन की तरफ जाता था, यानी कि जो मुक्ति की तरफ जाता था, साल्वेशन की तरफ जाता था, स्वतंत्रता की तरफ जाता था, सफरिंग से, कष्टों को सहकर, सफरिंग को सहकर लिबरेशन की तरफ ले जाता था। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ संघ। संघ जो होते थे, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो होती थी, मठ जो होते थे बुद्धों के, उनका क्या पर्पस था, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संघ या बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो है वो एक कम्युनिटी थी, कम्युनिटी हब थी, जो एक समुदाय था मॉन्क्स के लिए, साधुओं के लिए, और नन्स के लिए, जो साध्वियां हैं उनके लिए। वो वहां पर रहते थे, वहां पर स्टडी करते थे और धर्म की प्रैक्टिस करते थे एक साथ, है ना। इसका मेन पर्पस क्या है,
टू प्रोवाइड ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट तैयार करना जहां पर प्रैक्टिशनर्स, जहां पर ये जो अभ्यास करने वाले मॉन्क्स और नन्स हैं, ये केवल मोनेस्टिक ऑर्डर कोड को, एक मठ का जो कोड है, एक मठ का, जैसे जब आप कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज का कोड होता है ना कि आपको एक यूनिफॉर्म में जाना है, तो ऐसे ही इनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जहां पर ये मोनेस्टिक कोड को फॉलो करते हुए अपने प्रैक्टिस कर सके और अपने मेडिटेशन को, अपनी इंसाइट को, अपनी परख को, अपनी मेडिटेशन को डीपन कर सकें। यानी अगर ये सोसाइटी में रहेंगे तो इनको इतनी पीस और प्रिवेसी नहीं मिल पाएगी, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा। तो मठों का, संघों का उद्देश्य यही होता था कि वहां पर मॉन्क्स को और नन्स को एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए जहां पर वो अपने मेडिटेशन और इंसाइट को डीपन कर सके मोनास्टिक कोड को फॉलो करते हुए। टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट द बुद्धास टीचिंग, बुद्ध की टीचिंग को, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको संरक्षित करना और उनको आगे बढ़ाना, ट्रांसमिट करना यानी ट्रांसफॉर्म करना, स्टडी के द्वारा, रिसाइटेशन के द्वारा और टीचिंग के द्वारा। टू सर्व एज ए स्पिरिचुअल रिसोर्स फॉर ले फॉलोअर्स, अब जो आगे आने वाले फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक स्पिरिचुअल रिसोर्स को बनाना, उनके लिए एक स्पिरिचुअल रिसोर्स देना, उनको गाइडेंस ऑफर करना, उनको रिचुअल्स देना और मेरिट मेकिंग के लिए एक प्लेस बनाना। तो ये सारे इसके उद्देश्य थे। आपको जितने याद रह जाएं उतने लिख लीजिएगा, है ना। इससे मिलते जुलते अगर आपको लगे तो वो लिख दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स एंड धर्म परिषद, बुद्ध के जो स्क्रिप्चर्स हैं, बुद्ध के जो हॉली ग्रंथ हैं उनके बारे में, हॉली बुक्स हैं उनके बारे में आपको एक टिप्पणी लिखनी है। बुद्ध के जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो त्रिपिटक कहे जाते हैं। त्रिपिटक का मतलब है 3 बास्केट, विनय, सुत्त और अभिधम्मा। विनय में क्या है? विनय में कलेक्शन ऑफ रूल्स है, कुछ नियमों का संग्रह है, कोड्स ऑफ कंडक्ट है ना, बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स के लिए। किसके लिए? बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी आचार संहिताएं हैं और रूल्स हैं। सुत्ता में क्या है? बुद्ध की टीचिंग है, ये याद रखिएगा। अभिधम्म में क्या है? बुद्ध के फिलोसफिकल थॉट्स का कलेक्शन है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, ठीक है, संवाद के फॉर्म में। माफ कीजिएगा। धर्म परिषद, बुद्धिस्ट काउंसिल्स। धर्म परिषद में जो फर्स्ट काउंसिल होती थी, इसमें क्या है, मॉन्क्स जो है वो बुद्धास की टीचिंग को और मोनेस्टिक रूल्स को गाते थे, रिसाइट करते थे, टू कीप देम सेफ, अपने आप को सेफ रखने के लिए। सेकंड काउंसिल में क्या था? डिस्प्यूट ओवर डिसिप्लिन काज द फर्स्ट स्प्लिट। डिसिप्लिन को लेकर जो फर्स्ट डिस्प्यूट हुआ है ना, डिसिप्लिन, अनुशासन को लेकर जो पहला मतभेद हुआ, इसी से जो है फर्स्ट स्प्लिट हुआ, इसी से पहला जो है इनके बीच में बंटवारा हुआ। थर्ड काउंसिल, अशोकाज मीटिंग स्टैंडर्डाइज्ड द पाली कैनन एंड सेंट मिशनरीज आउट। अशोका की जो मीटिंग हुई उससे पाली कैनन को स्टैंडर्डाइजेशन हुआ उसका, और उन्होंने मिशनरीज को आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, मतलब मिशनरीज का खंडन कर दिया। फोर्थ काउंसिल, 2 लेटर मीटिंग्स, इसके बाद 2 लेटर मीटिंग्स हुई, रोट कमेंट्रीज एंड क्लैरिफाइड डॉक्ट्राइन्स। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने कमेंट्रीज लिखी और कुछ सिद्धांतों को क्लैरिफाई करा। डॉक्ट्राइन का मतलब कुछ प्रिंसिपल्स को क्लैरिफाई करा। ये जो काउंसिल थी चारों, इन्होंने क्या करा? कोडिफाई करा, प्रिजर्व करा और डिसैमिनेट द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। इन्होंने बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को इधर उधर फैलाया, कल्चर्स के मतलब देश और विदेश में फैलाया। अब आता है, ये सारे क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं, बुद्ध जैनिज्म के बेसिक प्रिंसिपल। अब देखिए बुद्धिज्म में अपना ये वाला कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी फिर जैनिज्म में ज्यादा ध्यान दीजिएगा आप। तो बेसिक प्रिंसिपल जो जैनिज्म के हैं वो अहिंसा है, यानी नॉन वायलेंस है टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स, इवन जो नॉन लिविंग भी है, हाँ, ऑल लिविंग बीइंग्स, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो क्रीचर्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, कुछ भी हो, उनकी तरफ हमें अहिंसा का पाठ करना है, हिंसा नहीं करनी है। सत्य, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए हमारे थॉट्स में, हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में और हमारे कामों में। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ना केवल हमारे विचारों में बल्कि हमारे शब्दों में भी सच्चाई होनी चाहिए, हमारे कामों में भी सच्चाई होनी चाहिए। कामों में सच्चाई क्या कि कोई देख रहा है तो हमने अच्छा काम कर लिया, कोई नहीं देख रहा है तो हम वही कर गए, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे कामों में भी सच्चाई होनी चाहिए। अस्ते, अस्ते का मतलब है नॉन स्टीलिंग, यानी चुराना नहीं है किसी चीज को, वही चीज लेनी है जो हमें फ्रीली दी गई है, जो हमें विलिंगली दी गई है। हमें कोई चीज अगर विलिंगली मिल गई है, अगर मम्मी पापा ने हमें अपने हाथ से कोई चीज दे दी है तो वो लेनी है, वरना हमें नहीं लेनी है। ठीक है। ब्रह्मचर्य, सेलेस्टियल चैस्टिटी, इसमें क्या है कि हमें पवित्रता से रहना है, चैस्टिटी से रहना है, प्यूरिटी के साथ रहना है और अपनी सेंसुअल डिजायर्स पर कंट्रोल करना है। जैसे आज आपने देखा होगा कि आज बहुत छोटे, आज जो है लिव इन का कल्चर है ना, आज जो है हम शादी से पहले ही इंटीमेट हो जाते हैं, तो ये नहीं करना है, सेंसुअल डिजायर्स पर कंट्रोल करना है। अगर अभी भी आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, हमने लेकिन उस चीज को फैशन बना लिया है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है नॉन अटैचमेंट यानी डिटैचमेंट। लेटिंग गो ऑफ मटेरियल, उस चीज को जाने देना जो चीज हमारे लिए नहीं बनी है, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई चीज हमारे लिए नहीं बनी है तो लेटिंग को करना है। इमोशनल पोजेशंस को रखना है अपना, है ना, अपनी इमोशनल पोजेशंस को यानी इमोशनल आउटबर्स्ट को थोड़ा रोकना है। अब इसके और भी ये तो वो है, अब इसके और भी जो है सपोर्टिंग आइडियाज थे, वो मैं आपको बताऊंगी। पहला जो है अनेकात्मकवाद है। अनेकात्मकवाद जो है अनेकात अनेकात्वदा 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 में क्या है कि इसमें जो है वास्तविकता के बहुत सारे पहलू होते हैं। कोई भी रियलिटी हो उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, कोई भी एक दृष्टिकोण उसमें परिपूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो हम, एक ग्लास है, ग्लास में वाटर है, आधा भरा हुआ है, तो हम कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लास आधा खाली है। और हम अगर दूसरी तरह से कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है। जैसे आपके 10 में से 5 नंबर आते हैं तो आपके मम्मी पापा ये भी कह सकते हैं पास हो गया, और आपके मम्मी पापा ये भी कह सकते हैं कि देखो इतने कम नंबर आए हैं। तो रियलिटी के बहुत सारे, वास्तविकता के कई पहलू होते हैं और कोई भी एक दृष्टिकोण पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता। स्यादवाद, स्यादवाद का मतलब है, ये थ्योरी ये होल्ड करती थी कि ऑल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ आर कंडीशनल, सारे जो है स्टेटमेंट ट्रुथ के वो कंडीशनल है, यानी कंडीशन बेस्ड है। देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, ये कहा गया है। डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक व्यू पॉइंट और सर्कमस्टेंसेस और स्पेसिफिक व्यू पॉइंट पर डिपेंड होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स मे बी रिफ्लेक्ट दिस मल्टीफेसियट व्यू, इसमें जो है मे बी ऐसा हो सकता है, ये जो है कंडीशनल स्टेटमेंट ये इस मल्टीफेसिटेड व्यू को बताता है। ये जो 5 वोज हैं, ये वाली है ना, ये जो 5 वोज हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, ये जैन एथिक्स को गाइड करती हैं। वाइल द फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स, ये जो फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स हैं ये उनके वर्ल्ड व्यू को शेप देते हैं, आकार देते हैं। व्रताज ऑफ व्रत, अब उसमें आते हैं व्रत। तो देखिए इनके बहुत सारे व्रत हैं। एकाशन, एकाशन में क्या होता है कि ये लोग नून से पहले पहले, दोपहर से पहले पहले केवल दिन में एक बार खाना खाते हैं। पर्यूषण, पर्यूषण बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 1 मार्क में। पर्यूषण में क्या होता है कि 8 से 10 दिन का फास्टिंग होता है। इस 10 दिन के फास्टिंग में खाना ही नहीं छोड़ा जाता बल्कि अपने आप को रिफ्लेक्ट करा जाता है। आप क्या हैं, क्यों हैं, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, किस बुराई को आप दबा सकते हैं, किस अच्छाई को और ज्यादा उभार सकते हैं। रिपेंटेंस, रिपेंटेंस का मतलब है पछतावा किया जाता है, यानी कि एक तरह से आपको कन्फेशन करना होता है कि आपसे क्या गलतियां हो गई। महावीर जयंती, महावीर जयंती पर ये लोग 24 घंटे का, पूरे दिन का फास्ट रखते हैं महावीर की बर्थ को मनाने के लिए। चातुर्मास्य, ये भी अच्छा है, ये भी 1 मार्क में आ सकता है, हालांकि आता नहीं है लेकिन अच्छा है। 4 मंथ का पीरियड होता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बोझ ली जाती हैं, एक्स्ट्रा प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, सावन में हम एक्स्ट्रा प्रतिज्ञा लेते हैं, कोई कोई तो ये लेता है कि मैं एक ही टाइम खाना खाऊंगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें। तो ऐसे इनके यहाँ चातुर्मास्य जो बरसात के 4 महीने हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा बोझ के साथ जीवन बिताया जाता है और खाने को भी थोड़ा कम कर दिया जाता है। जैसे सावन में भी बहुत सारे लोग फलाहार खाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही। नवपद जीव, नवपद जीव में क्या होता है कि 12 दिन का फास्ट होता है ले फॉलोअर्स के लिए, आगे आने वाले फॉलोअर्स के लिए जो मतलब जैन धर्म में आना चाहते हैं। संवर, पीरियडिक
एब्सटेंस फ्रॉम सर्टेन फूड्स और एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है कि कुछ खाने और कुछ एक्टिविटीज हम कुछ सर्टेन पीरियड के लिए छोड़ देते हैं। जैसे सावन में कई लोग कढ़ी नहीं खाते हैं, है ना, सावन में कई लोग बैगन नहीं खाते हैं। तो हम इसमें भी जैन धर्म में भी क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ सर्टेन खानों को और कुछ एक्टिविटीज को एब्सेंट कर देते हैं अपने जीवन से। रीजन फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन फॉर राइज ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। इंडिया में जैनिज्म के का राइज कैसे हुआ और उसके क्या रीजन थे। तो देखिए, प्राइमरी कॉज जो था वो रिलीजियस अनरेस्ट था, यानी धार्मिक अशांति थी। कब हुई ये? 6th सेंचुरी बीसी में हुई। इसके अलावा क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनको क्रेडिट जाता है जैनिज्म को फैलाने का। इसके अलावा जैन लोग जो थे उन्होंने क्या करा, नॉन सेक्रीफाइशियल, आज भी आपने देखा होगा कि वो चींटी तक को नहीं मारते हैं। वो आपने देखा होगा ना कि जैन लोग मुंह के आगे एक मास्क लगाए रखते हैं, वो क्योंकि कि सांस से हमारे जीव ना मरे, है ना। तो इन्होंने, इनका देखिए बहुत ही प्यूरिटी वाला था, और इन्होंने उस समय में जब बलियां दी जाती थी तब इन्होंने नॉन सेक्रीफाइशियल एक आचार को बाहर निकाला, नॉन सेक्रीफाइशियल ये कॉन्सेप्ट लेकर आए। सेल्फ डिसिप्लिन बेस्ड रूट था इनका। रूट जो था वो था कि बिल्कुल आत्मनियंत्रित रहना है हमें। तो ये जो दो बातें थी, नॉन सेक्रीफाइशियल व्यू जो था और जो इनका सेल्फ डिसिप्लिन बेस्ड रूट था, ये कहीं ना कहीं लोगों को से रेजोनेट किया। लोगों ने उसको अपने आप से जो है अपने आप से, मतलब उनको ऐसा लगा कि उनकी लाइफ से कहीं ना कहीं मिलता जुलता हो रहा है ना। क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी उन लोगों को कॉस्टली सेक्रीफाइसेस से, जो बहुत बड़ी बड़ी बलियां दी जाती थी, कॉस्टली एनिमल की ऑफरिंग होती थी, उससे कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। और रिचुअलिस्टिक थिएटरीज से वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। रिचुअलिस्टिक थिएटरीज का मतलब है कि जो प्रथाओं परंपराओं का ड्रामाबाजी थी, है ना, ड्रामा था प्रथाओं परंपराओं का, कि ये भारी भारी आडंबर, एक तरह से आडंबरों का जो ड्रामा था, उससे कहीं ना कहीं वो थक चुके थे, है ना। और किससे? कॉस्टली सेक्रीफाइसेस से वो कहीं ना कहीं थक चुके थे। तो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों के लिए दो चीजें बहुत फेवर में गई, नॉन सेक्रीफाइशियल व्यू ऑफ जैनिज्म और सेल्फ डिसिप्लिन बेस्ड रूट। ठीक है। द सेकेंड काज जो है वो कैटास्ट्रॉफिक फेमाइन कहा जाता है। कैटास्ट्रॉफिक फेमाइन का मतलब है कि एक मास स्टारवेशन हुआ था, यानी कि एक बहुत भयंकर अकाल, ठीक है, मास स्टारवेशन। तो इससे भी जो है जैनिज्म का वो हुआ। ये कब हुआ था? मगध में हुआ था, महावीर की डेथ के 200 साल बाद। वैदिक रिलीजन हैड बीन हाइलिस्टिक रिचुअलिस्टिक। वैदिक रिलीजन में आपने पहले भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ डीटीज हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। तो वैदिक रिलीजन जो है वो बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया था, और इसको पाली और प्राकृत भाषा में पढ़ा जाता था, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन ऑफ ऑल कास्ट्स एज कंपेयर्ड टू संस्कृत। संस्कृत के कंपेयर में ये जो जैनिज्म आया, ये पाली और प्राकृत भाषा में लिखा गया, और पाली और प्राकृत भाषा जो है वो कॉमन मैन से ज्यादा उसके रिच एक्सेस में थी। तो संस्कृत हर एक को समझ में नहीं आती थी, और पाली और प्राकृत आम जनों की भाषा थी। तो इनका जो लिटरेचर था वो पाली और प्राकृत में मिला, तो उससे लोग ज्यादा जुड़ने लगे। जैनिज्म के सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस और सोसाइटी पर इम्पैक्ट। अहिंसा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिएगा इसे। एक्चुअली जैनिज्म को आप काफी अच्छे से देख लीजिएगा। अहिंसा, जैनिज्म ने नॉन वायलेंस को प्रमोट करा, और जो नॉन वायलेंस का जो इनका प्रमोशन था, उन्होंने ही, उसी नॉन वायलेंस ने गांधी के मूवमेंट को भी इन्फ्लुएंस किया। और आज के युग में एक तो गांधी के मूवमेंट को, गांधी की विचारधारा को भी कहीं ना कहीं इसी से बल मिला। और आज के दिन में जो एनिमल राइट एक्टिविज्म चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे एनजीओज हैं जो डॉग्स के लिए काम कर रहे हैं, है ना। अभी जैसे दिल्ली में जब अटैक हुआ था, ये बॉम्ब वाला हुआ था ना अभी रेड फोर्ट के पास, तो भी जो है ना अगले ही दिन वहां पर डॉग एक्टिविस्ट आ गए थे। उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने ये कहा था कि आप ह्यूमन जो है ऐसा ह्यूमन लॉस को तो दिखा रहे हैं, आपने डॉग
कितने डॉग का जो है कैटास्ट्रॉफी हुआ उसको तो आपने दिखाया ही नहीं, उसको तो आपने बताया ही नहीं। तो अगले ही दिन बहुत सारे डॉग एक्टिविस्ट आ गए थे वहां पर, एनजीओज। तो जो आज के युग में एनिमल राइट एक्टिविज्म चल रहा है उसको भी यहाँ से बल मिला। वेजिटेरियनिज्म, वाइड स्प्रेड जैन डाइट, आपको भी पता है कि जैन डाइट जो है वो वेजिटेरियन है पूरी तरह से। तो जो जैन डाइट है वो हेल्थ को प्रमोट करती है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करती है। तो उसको उस जैनिज्म से आज तक हम लोग जो है उस रास्ते माफ कीजिएगा, उस रास्ते पर चल पा रहे हैं। एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज, जैन लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स खोले, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश करी, और इस तरह से उन्होंने हमारी जो पुरानी टेक्स्ट थी, पुराने जो हॉली स्क्रिप्चर्स थे, हॉली ग्रंथास थे, उनको भी प्रिजर्व करा। सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता, इन्होंने कास्ट के नॉर्म को चैलेंज करा, है ना। कास्ट के नॉर्म को, जो कास्टिज्म था जो वैदिक युग में कहीं ना कहीं आ गया था, 4 कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन गए थे, उसको भी इन्होंने धिक्कारा, चैलेंज करा, उसको भी इन्होंने चैलेंज करा, चुनौती दी। एनकरेजिंग इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, संसाधनों पर लोगों की इक्वल एक्सेस को एनकरेज करा। ठीक है, बहुत अच्छा है ये भी। इक्वल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इन्होंने इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करी, यानी पर्यावरण को जो है पर्यावरण फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करी। जैसे इन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग पर जोर दिया, ट्री प्लांटेशन पर इन्होंने बहुत दिया जोर, मिनिमल वाटर वेस्ट रिफ्लेक्ट, जो वेस्ट होता है मिनिमल वेस्ट, यानी कम से कम वेस्ट करने पर इन्होंने जोर दिया। तो ये जो तीनों चीजें थी, मिनिमल वेस्ट, ट्री प्लांटेशन और वाटर हार्वेस्टिंग, इससे कहीं ना कहीं नेचर के प्रति केयर करने में रिफ्लेक्शन मिला। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन्होंने दिलवारा जैसे टेम्पल बनवाए जो एक्सक्यूसाइट क्राफ्ट्समैनशिप को दिखाते हैं, विलक्षण अभूतपूर्व शिल्प कला को दिखाते हैं, और इससे टूरिज्म को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। शाद दर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। शाद दर्शन जो है वो 6 ऑर्थोडॉक्स इंडियन स्कूल्स के बारे में है। एक चीज याद रखिएगा कि शाद दर्शन तो आपको याद हो जाएगा, कभी आप ये आ जाए ना 6 ऑर्थोडॉक्स इंडियन स्कूल, तो आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बट यू नीड नॉट टू बी कंफ्यूज, शाद दर्शन ही है ये। शाद दर्शन में हर ऑफर का एक दर्शन था, जो दर्शन जो है बेस्ड था बेसिकली रियलिटी पर, नॉलेज पर और लिबरेशन यानी मोक्ष पर फ्रॉम सफरिंग। शाद दर्शन के पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। शाद दर्शन में 6 पॉइंट्स होते थे, और जो पहला था समाख्या। समाख्या को अगर हम इसको ओरिजिनेट करा था कपिल मुनि ने ना। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जड़ और चेतन के बीच क्या अंतर है ना, कॉन्शियसनेस और मैटर के बीच क्या अंतर है, और या फिर हम बोले कि ह्यूमन और नेचर के बीच क्या अंतर है, और प्रकृति और पुरुष के बीच यानी इंडिविजुअल और नेचर के बीच, वही बात हो गई। तो कॉन्शियसनेस और मैटर के बीच में जो डुअलिज्म है उसके बारे में समझाया गया था। योग जो है वो पतंजलि ने करा था, इसको ओरिजिनेट पतंजलि ने करा था। इसमें क्या बताया गया है कि माइंड बॉडी का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, है ना, यानी कि ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से भक्ति के मार्ग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो माइंड और बॉडी के डिसिप्लिन से किस तरह से हम जागरूकता को यानी साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं, साल्वेशन का मतलब है मुक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। न्याय योग जो है वो गौतम ऋषि ने परिपादित किया था, इसे प्रोपाउंड किया था। आप लिख लीजिएगा इसे, ये एडिशनल नंबर आ जाएंगे आपके। न्याय में क्या करा गया है, न्याय में ये बताया गया है कि लॉजिक नॉलेज वाया परसेप्शन, इसमें लॉजिक के बारे में, तर्कों के बारे में बताया गया है, नॉलेज वाया परसेप्शन, नॉलेज क्या है और परसेप्शन क्या है, इन दोनों के बीच अंतर, कंपैरिजन बताया गया है, और टेस्टिमोनी के बारे में बताया गया है, यानी किस तरह से हमें इन चीजों को परफॉर्म करना है, किस तरह से इनकी टेस्टिमोनी है, क्या इनका ज्ञान है। अगर हम वैशेषिक की बात करें तो वैशेषिक जो है वो कणाद ने करा था, कनाद है ना, कनाद, ऋषि कनाद ने करा था। और इसमें एटोमिस्टिक रियलिज्म के बारे में बताया गया है, परमाणुवादी रियलिज्म के बारे में बताया गया है।
कैटेगरीज ऑफ रियलिटी, रियलिटी की क्या क्या कैटेगरीज हैं, वास्तविकता सत्य की क्या क्या कैटेगरी हैं, उनके बारे में बताया गया है। अगर हम मीमांसा की बात करें तो मीमांसा को जैन ऋषि जैमिनी ने प्रतिपादित किया था, जैमिनी। और इसमें रिचुअल एक्सीजीज का बारे में बताया गया है, यानी अनुष्ठानों की व्याख्या की गई है। अनुष्ठानों की व्याख्या, अनुष्ठान का मतलब जैसे हवन क्या कैसे करना है, ये सब। वैदिक ड्यूटीज के बारे में फोकस करा गया है बेसिकली। वेदांत, अगर हम वेदांत की बात करें तो देखिए वेदांत को प्रतिपादित किसने किया है, वादरायण ने किया है। वादरायण, वादरायण थोड़े से कठिन नाम है, ये वेदों का अंतिम भाग है वादरायण, या उपनिषदों पर आधारित है। इसमें क्या है, ब्राह्मण के बारे में इंक्वायरी है और नॉन ड्वेल अद्वैतवाद के बारे में के पाथ के बारे में, रास्ते के बारे में बताया गया है। और बेसिकली इतना ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा शाक्त दर्शन है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शंकराचार्य। तो देखिए शंकराचार्य का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 788 से 820 सी था, और इंडियन फिलोसफर थे जिन्होंने अद्वैत वेदांता के जो दर्शन को प्रतिपादित किया। उन्होंने ये सिखाया कि ब्राह्मण जो है वो ही सोल ट्रुथ है, और वर्ल्ड जो है, ये जो संसार है वो एक इल्यूजन है, यानी कि एक माया है, यानी कि एक छल है। तो इन्होंने क्या करा, ब्राह्मण्स को जो है वो अल्टीमेट रियलिटी माना, सोल ट्रुथ माना, और इस संसार को छल माना, ठीक है। ऑथर्ड कमेंट्रीज, इन्होंने जो है शंकराचार्य ने क्या करा, इन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज की हैं उपनिषदा पर। जैसे सयण ने किस पर करी थी, वेदा पर करी थी। तो इन्होंने जो है शंकराचार्य ने उपनिषदों पर कमेंट्री की है, यानी उपनिषद के जो कठिन सूत्रास थे, जो कठिन टीका टिप्पणी थी, उनको सरल भाषा में अनुवादित किया है। इसको ब्राह्मण सूत्र बोलते हैं। एंड द भगवत गीता, उन्होंने भगवत गीता का भी अनुवाद किया है, आर्ग्यूइंग फॉर नॉन ड्वेलिज्म, अद्वैतवाद को आर्ग्यू करते हुए। फाउंडेड 4 मोनास्टिक सेंटर्स, इन्होंने 4 मठीय केंद्रों की स्थापना की। कहां पर, बद्रीनाथ में, पुरी में, द्वारका में और श्रृंगेरी में, है ना। किस लिए, वैदिक नॉलेज को का प्रचार और प्रसार, प्रिजर्व और स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द पंचायत फॉर्म ऑफ पंकायतना फॉर्म ऑफ वर्शिप, इन्होंने पंकायतना फॉर्म ऑफ वर्शिप डेवलप करी। पंकायतना फॉर्म ऑफ वर्शिप में क्या होता है कि साइमल्टेनियस वर्शिप पांचों देवताओं की जाती है, एक साथ सारे देवताओं की, पांचों देवताओं की वर्शिप की जाती है। गणेश जी की, सूर्य की, भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की और देवी की, इन पांचों की साइमल्टेनियस वर्शिप की जाती है। ये दिखाने के लिए कि ऑल फॉर्म्स ऑफ वन सुप्रीम बीइंग, ये जो पांचों फॉर्म है ये एक सुप्रीम बीइंग की फॉर्म है। माफ कीजिएगा, ये जो पांचों हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, और रिकंसिलिंग वेरियस सेक्ट, एक वेरियस सेक्ट को, वेरियस धर्म जो विभिन्न विभिन्न जो विभिन्न सेक्ट हैं, जो विभिन्न वर्ग हैं, उनको एक दूसरे से रिकंसाइल कर रही हैं, मेल कर रही हैं। तो इन्होंने क्या करा कि पंचायतना फॉर्म ऑफ वर्शिप विकसित करी। पंचायतना फॉर्म ऑफ वर्शिप में पांचों देवताओं की एक साथ पूजा की जाती है, ये बताने के लिए कि चारों पांचों एक दूसरे से संबंधित हैं। हिज टीचिंग एम्फसाइज नॉलेज, उनकी टीचिंग ने नॉलेज को एम्फसाइज किया, नॉलेज पर जो है बल दिया। उन्होंने ये कहा कि नॉलेज जो है उसी से, वही मोक्ष का मार्ग है। क्या है, वही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने रिचुअलिज्म को, जो प्रथाएं परंपराएं वैदिक युग में बहुत ज्यादा हो गई थी ना, इसे रिजेक्ट किया, रिचुअलिज्म को रिजेक्ट किया, और डुअलिस्टिक वर्शिप को, जो दुहेरी वर्शिप है, उसको भी रिजेक्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। He also believes that ब्राह्मण is existent. उन्होंने ये भी बिलीव किया कि जो ब्राह्मण है वही एग्जिस्टेंट है, अनचेंजिंग है, उसको कभी बदला नहीं जा सकता, वही हाईएस्ट ट्रुथ है, एग्जिस्टेंट है, वही विद्यमान है, वही अनचेंजिंग है, और वही हाईएस्ट ट्रुथ है। अल्टीमेट नॉलेज भी वही है। ये हमने देखिए पहले भी बताया था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बताया था ना इस वाली लाइन में। नॉलेज ऑफ ब्राह्मण इज द एसेंस ऑफ ऑल थिंग, ब्राह्मण की नॉलेज ही सारी चीजों का इसेंस है, सार है, और अल्टीमेट एग्जिस्टेंस है। शंकराचार्य ट्रेवल्ड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, शंकराचार्य जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब पूरे इंडिया के जितने भी सब कॉन्टिनेंट हैं वहां पर उन्होंने विजिट किया और अपनी फिलॉसफी का प्रचार किया। प्रोपेगेट का मतलब है प्रचार किया। डिस्कोर्स के द्वारा, लोगों से बातचीत करके, डिबेट के द्वारा, थिंकर्स से डिबेट और डिस्कोर्स करके।
ही established द इम्पोर्टेंस ऑफ मोनेस्टिक लाइफ, जो मठी ये लाइफ है, मठ की लाइफ है, उसकी योग्यता इम्पोर्टेंस को बताया। एज सेंक्शनड इन द उपनिषद, उन्होंने ये कहा कि मठ की जो उपयोगिता है, मठ की लाइफ की जो उपयोगिता है, वो उपनिषदों में जैसी बताई गई थी, ब्राह्मण सूत्र में जैसी बताई गई थी, उस उपयोगिता को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शंकराचार्य ने वेदांतक फिलॉसफी को रिवाइव करा, पुनर्जीवित किया। शाद दर्शन, शाद दर्शन, अच्छा, वेरियस फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसमें देखिए सारे ही धर्म लिख दीजिएगा, ऐसे ही हेट्रोडॉक्स है, उसमें भी सारे रिलीजन आएंगे, कोई आपको अलग से पहचान वो करने की जरूरत नहीं है। तो शाद दर्शन के सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, जितने 6 पॉइंट्स हैं मीमांसा वगैरह, वो सब इसमें आ जाएंगे। इसके बाद बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के 4 नोबल ट्रुथ हैं। देयर इज सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन पूरी तरह से दुखों का सार है, दुख से भरा हुआ है। देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। देयर इज सीजेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग का सीजेशन है। और मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग क्या है। 8 फोल्ड पाथ टू लिबरेशन, इन्होंने 8 फोल्ड 8 फोल्ड पाथ रास्ते बताए निर्वाण के, मुक्ति के, मोक्ष के। राइट विजन होना चाहिए हमारा, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट मीन्स टू लिवलीहुड, सही तरीका होना चाहिए आजीविका कमाने का, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, राइट रिजॉल्व होना चाहिए, किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारा सही तरीका होना चाहिए, सही आचरण होना चाहिए, हमारे एफर्ट्स सही होने चाहिए। जैनिज्म के सारे सिद्धांत यहाँ आ जाएंगे। चारवाक स्कूल अलग से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट में आ सकता है 2025 में। चारवाक जो है, इनको लोकायत भी कहा गया। ये इंडियन मेटरिस्ट, एंशियंट इंडियन मेटरिस्टिक हैं और एदिस्ट स्कूल हैं, जो 6th सेंचुरी बीसी के आसपास इमर्ज हुए, उभर के आए। इनको एक हेटेरोडॉक्स कहते हैं, नास्तिक सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या करा। नास्तिक सिस्टम क्यों कहते हैं चारवाक स्कूल को, क्योंकि इन्होंने वेदास की जो अथॉरिटी थी इसे रिजेक्ट करा, है ना, इसे इन्होंने नहीं माना। वेद की जो सत्ता थी या वेद की जो अथॉरिटी थी उसे इन्होंने रिजेक्ट करा, नहीं माना। रिलीजियस कॉन्सेप्ट को नहीं माना जो दूसरी इंडियन फिलॉसफी को डोमिनेट करते थे, ऐसे रिलीजियस कॉन्सेप्ट की भर्त्सना की, ऐसे रिलीजियस कॉन्सेप्ट को इन्होंने कंडेम करा। चारवाक स्कूल के अपने प्रिंसिपल क्या थे, ये तो इन्होंने करा कि वेदास की अथॉरिटी को जो है कंडेम करा, जो इंडियन फिलॉसफीज को अदर रिलीजियस कॉन्सेप्ट डोमिनेट करते थे उसे इन्होंने कंडेम करा। लेकिन इन्होंने फिर करा क्या, चारवाक स्कूल क्या कहता है, इसके मेन प्रिंसिपल क्या है, क्या कहता है ये, व्हाट इट सेज, ओनली मैटर, जो अर्थ वाटर फायर एयर है, केवल ये एग्जिस्ट करते हैं, कोई सोल नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, आफ्टर लाइफ का भी कोई सिद्धांत नहीं है। इस जीवन को जितना जीना है वो ही है, बस उसका कोई रीबर्थ नहीं है, कोई उसका आफ्टर लाइफ कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हाउ वी नो, कैसे हम जानते हैं, ट्रस्ट ओनली डायरेक्ट परसेप्शन, हमें क्या करना है, केवल डायरेक्ट परसेप्शन पर ट्रस्ट करना है। इन्फेरेंस ओनली इफ इट लीड्स बैक टू परसेप्शन, इन्फेरेंस हम तभी करें, व्याख्या हम तभी करें अगर ये परसेप्शन को लीड बैक करता है। लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, प्लेजर को सीख करना, मतलब आनंद को ढूंढना, पेन को अवॉइड करना, हेडोनिज्म, जिस ऐसी चीजें जिनसे हेडेक हो उन चीजों को हमें अवॉइड करना है। फाउंड्री अर्ली थिंकर, इसके अर्ली थिंकर्स कौन थे, लीजेंडरी बृहस्पति, अर्ली नोन एज अजीता केसा काम्बली, इनको अजीता केसा काम्बली के नाम से जाना जाता था। भक्ति मूवमेंट, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया था। अब भक्ति और सूफी में अगर बात करें तो मुझे भक्ति मूवमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है 2025 के लिए। भक्ति मूवमेंट के आइडियाज और इम्पैक्ट क्या है, ये सारे क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी बताने में। भक्ति मूवमेंट जो है वो मिडिएवल इंडियन रिलीजियस रिवाइवल था, यानी मध्य युग का इंडियन रिलीजियस रिवाइवल था। इसका जो स्टार्ट हुआ वो तमिलनाडु से हुआ, कब, 7th और 12th सेंचुरी के बीच में। मूवमेंट जो है उसने पर्सनल इमोशनल डिवोशन पर टू ए डीटी ओवर रिचुअल एंड कास्ट, रिचुअल और कास्ट को अलग करते हुए, यानी रिचुअल और कास्ट से अलग हटकर एक पर्टिकुलर देवता के लिए इमोशनल डिवोशन पर ज्यादा जोर दिया। द क्रेडिट इसको फैलाने का क्रेडिट किसको जाता है, रामानुज को जाता है, कबीर को जाता है, मीराबाई को जाता है। इन तीनों के बारे में भी जरूर पढ़िएगा। ये मूवमेंट जो था इसने क्या करा,
प्यार को फैलाया, समानता को फैलाया और डिवाइन से जो दैवी सत्ता है उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन पर कम्युनियन पर जोड़ दिया। कम्युनियन का मतलब है डायरेक्ट हमें उनसे कैसे जोड़ना है। पर्सनल गॉड नॉट रिचुअल्स। इन्होंने ये कहा कि कोई पर्सनल रिचुअल कुछ भी नहीं है, बल्कि एक डीटी है, एक देवता है, उससे हमें लव करना है। इक्वलिटी, एवरीवन कैन रीच गॉड। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट, जैसे वैदिक रिलीजन में कास्टिज्म वगैरह हो गया था, तो इन्होंने ये कहा कि हर कोई व्यक्ति गॉड तक पहुंच सकता है, हर कोई कास्ट गॉड तक पहुंच सकती है, कास्ट उसमें मैटर नहीं करती। कोई जेंडर, जैसे फीमेल्स का कई बार वो हो जाता है कि फीमेल्स ये पूजा नहीं कर सकती, वो पूजा नहीं कर सकती, लेकिन इन्होंने कहा कि फीमेल, हर जेंडर, हर कास्ट, हर व्यक्ति गॉड तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से इन्होंने इक्वलिटी भी दिखाई, है ना, इक्वलिटी को प्रमोट करा। प्रमोशन ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेज जो थी इन्होंने उनको उनका प्रचार करा। हाइमन्स इन एवरीडे स्पीक। हाइमन्स का मतलब जो भजन थे वो रोजमर्रा की भाषा में गाए जाने लगे, संस्कृत में नहीं गाए जाने लगे। जैसे वैदिक युग में संस्कृत का बोलबाला ज्यादा था। नो प्रीस्ट, इसमें कोई भी पूजा कराने के लिए किसी पुजारी की जरूरत नहीं थी, किसी पंडे की जरूरत नहीं थी। डिवोटीज हार्ट इज द ओनली मीडिएटर। इसमें अगर आप डिवोटी हैं, अगर आप भक्त हैं, तो आपका भक्ति भरा दिल ही मीडिएटर है। इमोशन ओवर डॉक्ट्राइन। इसमें क्या है कि किसी भी सिद्धांत से परे हटकर इमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फीलिंग, भाव, इमोशन, फीलिंग, भाव, ये जो है वो साल्वेशन की तरफ ले जाता है, मुक्ति की तरफ ले जाता है। यूनिवर्सल कंपैशन, यानी हमें सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए कंपैशन दिखानी है। सर्विंग ह्यूमैनिटी इज सर्विंग गॉड। अगर हम मानवता की सेवा करते हैं तो हम गॉड की सेवा ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा है। प्रमोटेड सोशल इक्वलिटी बाय चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को चुनौती देकर इन्होंने सोशल इक्वलिटी का प्रचार किया। सामाजिक समरसता का, एक बराबरी का प्रचार किया। इन्होंने औरतों के स्टेटस को इम्प्रूव किया। ठीक है, इन्होंने जो है सती प्रथा, इनफेक्टिसाइड है ये, इनफेक्टिसाइड का मतलब है भ्रूण हत्या। इन्होंने भ्रूण हत्या और सती प्रथा की प्रैक्टिसेस को चैलेंज किया और एक मोर रिस्पेक्टफुल और एक इंक्लूसिव रोल फॉर वुमेन इन सोसाइटी में विमेन के रोल को ज्यादा एडवोकेट किया। इम्पैक्ट, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? भक्ति मूवमेंट ने कास्ट सिस्टम को एक तो चैलेंज करा, और जब कास्ट सिस्टम को चैलेंज करा तो इससे क्या हुआ? इक्वलिटी आई समाज में, सोशल इक्वलिटी आई। इन्होंने पर्सनल डिवोशन को ज्यादा जो है एम्फेसाइज किया, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस को इन्होंने रिजेक्ट करा, और इससे क्या हुआ कि इससे हर इंडिविजुअल को एक परमिशन मिल गई डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट होने की, है ना। हर कोई, आपने यहां पर भी देखा था ना कि कास्ट, जेंडर से अलग हटकर हर कोई गॉड के पास जा सकता था, तो यहां पर भी हर व्यक्ति को गॉड तक पहुंचने की छूट मिली, परमिशन मिली। भक्ति के जो सेंट थे, भक्ति युग के जो सेंट थे, उन्होंने सामाजिक सुधार बहुत करे। ठीक है, इसमें सामाजिक सुधारों में पहला सुधार क्या था? एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, यानी औरतों को एम्पावर करना, और लोअर कास्टेस को अपलिफ्ट करना, जो नीची कास्ट है उनका अपलिफ्टमेंट करना, उनको समाज की मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से जोड़ना। मूवमेंट ने फोस्टर करा, मूवमेंट ने डेवलप करा, फोस्टर का मतलब है डेवलप करा, इंटरफेथ डायलॉग डेवलप करा, हार्मनी डेवलप करी हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक इंटरफेथ डायलॉग और एक हार्मनी, एक लय, एक कम्युनल हार्मनी डेवलप करी। भक्ति मूवमेंट ने ये भी एम्फेसाइज किया, ये भी इस बात पर भी जोर दिया कि बिलीफ इन वन गॉड, केवल एक गॉड में विश्वास करो। मूवमेंट ने हमें ये सिखाया कि ट्रू डिवोशन कुड लीड टू साल्वेशन, कि अगर आप ट्रू डिवोटी हैं, अगर आपका सच्ची भक्ति है, तो ये इससे आपको मुक्ति मिलेगी, लिबरेशन मिलेगा, और लाइफ बर्थ के साइकिल से आप पार जाएंगे। भक्ति मूवमेंट वाज ए पावरफुल फोर्स। भक्ति मूवमेंट एक पावरफुल फोर्स थी जिसने इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करा, लव, इक्वलिटी, डिवोशन को प्रमोट करके। किसके ऊपर? रिजिड सोशल स्ट्रक्चर जो बन गया था, एक जो घिसा पिटा सामाजिक ढांचा बन गया था, उसको थोड़ा सा
परे हटकर, उससे परे हटकर इन्होंने लव को, इक्वलिटी को और डिवोशन को प्रमोट किया। मूवमेंट ने एम्फेसिस किया आइडिया ऑफ इक्वलिटी, लोगों के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में इक्वलिटी के आइडिया को प्रमोट करा, उनके सोशल स्टेटस को से अलग हटकर, यानी सोशल स्टेटस से रिगार्डलेस होकर, सोशल स्टेटस से अलग हटकर इन्होंने लोगों में बराबरी की भावना को जन्म दिया। भक्ति के जो सेंट थे, कबीर जी, नामदेव जी, इन्होंने मार्जिनलाइज्ड पीपुल जो थे, जो समाज के वंचित वर्ग के लोग थे, मार्जिनलाइज्ड का मतलब है समाज के वंचित वर्ग के जो लोग थे, उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को जो है कि अधिकारों की एडवोकेसी की। वीमेन गेन सिग्निफिकेंट अटेंशन ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट में की खासियत रही कि विमेन ने एक अलग ही अटेंशन प्राप्त किया। भक्ति के जो सेंट थे, कबीर, सूरदास, चैतन्य, इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस को ज्यादा यूज करा, है ना, अपने मैसेज का प्रचार करने के लिए, यानी संस्कृत से अलग हटकर इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस का ज्यादा प्रचार करा। इससे क्या हुआ कि उनकी टीचिंग एक तो ज्यादा रिलेटेबल बन गई, भाई लोकल लैंग्वेज तो हर किसी को आती है ना, और इससे रीजनल लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट में, प्रचार प्रसार में भी योगदान मिला। जैसे कबीर ने जो है मिक्स ऑफ लैंग्वेज यूज करी हिंदी के साथ साथ, सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग करा, चैतन्य ने बंगाली में लिखा, तो इन्होंने जो जो जहां जिस स्थान की रीजनल लैंग्वेज थी उस पर ज्यादा फोकस करा। बहुत सारे जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, पोइम्स हैं, वो भी इस समय में कंपोज किए गए। तो इससे क्या हुआ, जो आज भी पॉपुलर है, इससे कल्चर और आर्ट का प्रसार हुआ, आर्ट और कल्चर को प्रमोट किया गया, प्रमोशन हुआ, है ना, आर्ट कल्चर का। मूवमेंट ने कई लोकल लीडर्स को भी इंस्पायर किया, और फिर लोकल लीडर्स ने भी सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को एडवोकेट किया। भक्ति मूवमेंट आल्सो इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। इससे नई पॉलिटिकल आइडेंटिटीज आई, जिससे स्पिरिचुअल बिलीफ भी शेयर हुए। भक्ति के मूवमेंट, भक्ति सेंट्स ने लोगों को इतना एनकरेज कर दिया कि वो अपने राइट के लिए स्टैंड लेने लगे, वो अपने राइट के लिए लड़ने लगे। भक्ति मूवमेंट ने पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया को भी एक नई दिशा दी, एक नई शेप दी, जिससे इक्वलिटी का प्रमोशन हुआ और लोगों के लिए जस्टिस आई। अल्टरनेटिव लिवलीहुड्स वर क्रिएटेड। अब लोकल क्राफ्ट्स और ट्रेड्स के द्वारा जो है लोगों को वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध कराए गए। इससे क्या हुआ कि पॉवर्टी रिड्यूस हुई, गरीबी रिड्यूस हुई, लोअर कास्टेज में बेसिकली, और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो थे उनमें जो है पॉवर्टी का रिडक्शन हुआ। अब आता है गुरु नानक के क्या की कंट्रीब्यूशन रहे भक्ति मूवमेंट में। तो देखिए, गुरु नानक जो थे वो भक्ति मूवमेंट के एक की कंट्रीब्यूटर थे। एम्फेसाइजिंग डिवोशन टू वन फॉर्मलेस गॉड। इन्होंने जो है एक फॉर्मलेस गॉड, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, एक ओंकार पर ज्यादा बल दिया, और इन्होंने कास्ट सिस्टम को स्ट्रांगली अपोज किया। ठीक है, उनके टीचिंग ने क्या पढ़ाया, इक्वलिटी पढ़ाई, सोशल जस्टिस पढ़ाया, ऑनेस्ट लिविंग यानी सही तरीकों से, ईमानदारी से अपना जीवन चलाना बताया, और इन्होंने उन्होंने जो है एक इंक्लूसिव सोसाइटी की, एक ऐसी इंक्लूसिव सोसाइटी की रचना की, डेवलपमेंट करा, जहां पर कम्युनिटी किचन होते थे यानी लंगर होते थे, और क्या होते थे, कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप होती थी यानी संगत होती थी, यानी सामूहिक सभाएं होती थी, सामूहिक प्रेयर होती थी। की कंट्रीब्यूशन मोनोथिज्म। उन्होंने ये बताया कि वर्शिप ऑफ ए सिंगल फॉर्मलेस गॉड। ये देखिए, याद रखिएगा, ये अलग से आ सकता है 1 मार्क में कि मोनोथिज्म क्या था। तो मोनोथिज्म क्या था कि इसमें एक सिंगल गॉड की पूजा होती थी। वो सिंगल गॉड भी कैसा था, फॉर्मलेस था, निर्गुण था, जिसका कोई आकार नहीं था। जैसे मुस्लिम्स में भी होता है ना कि उनके गॉड का कोई आकार नहीं होता। हिंदूज में क्या होता है, हिंदूज में भगवानों की, देवी देवताओं की मूर्तियां, पिक्चर बनाई जाती हैं, लेकिन उन्होंने एक फॉर्मलेस गॉड को माना। रिजेक्टिंग आइडल वर्शिप। इन्होंने मूर्ति पूजा का विखंडन किया, और मूर्ति पूजा के विखंडन से क्या हुआ कि सारे जो सुपरस्टिशंस थे, सारे जो अंधविश्वास थे हिंदुज्म और इस्लाम के, उनको कहीं ना कहीं विखंडन हुआ, उनको खंडन मिला।
इक्वलिटी आई, सोशल जस्टिस आया। उन्होंने कास्ट सिस्टम का भी बहुत ज्यादा अपोजिशन करा। सोशल इक्वलिटीज, जो सामाजिक विसंगतियां थी, उनका अपोज किया। और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, वैश्विक भाईचारे को जन्म दिया, वैश्विक भाईचारा। कुछ और भी इनके कंट्रीब्यूशन रहे, जैसे यूनिवर्सल वननेस। इन्होंने ऑल रिलीजन वर्शिप, इन जैसे आज भी आप जाते हैं ना, तो गुरुद्वारे में कोई भी जा सकता है, उसका रिलीजन नहीं पूछा जाता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, क्या है ना। तो इन्होंने ऑल रिलीजन वर्शिप, सारे रिलीजन को एक सेम डिवाइन की वर्शिप करने के लिए कहा। इन्होंने जो कास्ट और क्रीड के बैरियर्स थे, रंग भाषा रंग के, वर्ग के, वर्ण के, धर्म के भेद थे, इसको इन्होंने निग्लेक्ट करा। डिवोशनल हाइम्स, इनके जो डिवोशनल हाइम्स, जो भजन है, वो गाए जाते हैं आज भी शब्द कीर्तन के नाम से। और इस तरह से सोशल इक्वलिटी, इन्होंने रिचुअलिज्म, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नहीं है। एक इनका जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने लंगर को इंट्रोड्यूस किया, जो एक फ्री था, शेयर्ड मील प्रैक्टिस थी, जिससे इगैलिटेरियन वैल्यूज को बल मिला। ट्रैवल और डायलॉग, इन्होंने उदासीज की, उदासीज का मतलब जर्नीज की, आइडियाज को एक्सचेंज करने के लिए और भक्ति के आदर्शों को भारत और भारत से बाहर फैलाने के लिए। अब आता है कबीर के की कंट्रीब्यूशन। ये तीनों के देख लीजिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सिंक्रेटिक वर्कशिप, इन्होंने क्या करा कि हिंदू डिवोशन को, भक्ति को सूफी इस्लामिक मिस्टिज्म से कंबाइन किया, ब्लेंड किया, मतलब कंबाइन किया। किसको कंबाइन करा? हिंदू डिवोशन यानी भक्ति को इस्लामिक मिस्टिज्म से, यानी कि इस्लाम की जो रहस्यवाद है, सूफीवाद है, उससे जो है इन्होंने कंबाइन करा। जैसे कैलाश खेर गाते हैं ना सूफियाना, तो आप उससे याद रखिएगा। इन्होंने ऐसे क्या करा कि एक यूनिफाइड व्यू ऑफ गॉड, एक भगवान का एकीकृत विचार जो है प्रमोट करा। ठीक है, इसको मत देखना। फॉर्मलेस डिवाइन पहले भी बता चुके हैं। इन्होंने जो है, इन्होंने भी क्या करा, कबीर ने भी क्या करा कि जैसे गुरु नानक ने एक भगवान एक है और वो भी फॉर्मलेस है, इन्होंने भी जो है एक फॉर्मलेस भगवान की पूजा करने के लिए बताया। आल परसेसिव गॉड, निर्गुण ब्राह्मण जो है। और इन्होंने भी क्या करा कि रिचुअल्स बाउंड आइडल वर्शिप, जो रिचुअल बाउंड थी, जो आडंबर युक्त मूर्ति पूजा थी, है ना। रिचुअल बाउंड आइडल वर्शिप का मतलब है जो आडंबर युक्त मूर्ति पूजा थी, उसे चैलेंज करा। सिंपल पोएट्री, इन्होंने कपलेट्स लिखे। कपलेट्स का मतलब है दोहे लिखे, बहुत छोटे छोटे, और वर्सेस लिखी, पोएम्स लिखी रोजमर्रा की भाषा में, हिंदी और अवधी में। इससे स्पिरिचुअल आइडियाज को लोगों तक, मासेस का मतलब है आम जन तक, पहुंचाया गया। बड़े लोकप्रिय होने लगे ये, क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे और सरल भाषा में लिखे हुए थे। क्रिटिक ऑफ कास्ट एंड रिचुअल, इन्होंने कास्ट की हायरार्की को डिनाउंस्ड किया, नकारा। प्रीस्ट की अथॉरिटी को, जो पुजारियों का जो आधिपत्य था, उसे धिक्कारा। और एम्प्टी रिचुअल्स, जो बेकार के बकवास दकियानुसी विचार रिचुअल्स थे, प्रथाएं परंपराएं होती थी, उसे इन्होंने नकारा। इसकी जगह इन्होंने क्या करा, इक्वलिटी को इक्वलिटी का की एडवोकेसी की, इनर ट्रुथ की एडवोकेसी की। कम्युनिटी बिल्डिंग, इन्होंने जो है गैदर्ड फॉलोअर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, इन्होंने केवल एक बैकग्राउंड से नहीं बल्कि अलग अलग विभिन्न बैकग्राउंड से फॉलोअर्स को गैदर किया, जैसे हिंदू धर्म के अलग, मुस्लिम के अलग, लोअर कास्टेस के अलग। और इन्होंने तो बस इतना ही याद रखिएगा, लीगेसी ऑफ टॉलरेंस, इन्होंने लेटर सेंट आगे आने वाले साधुओं को भी इंस्पायर करा, और इस तरह से इन्होंने जो है भक्ति भावना को फैलाया। इनके और भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। नो आइडल्स, कोई भी मूर्ति पूजा नहीं। गॉड फॉर्मलेस है, एक स्टेचू नहीं है, एक प्रतिमा नहीं है। प्लेन लैंग्वेज, इन्होंने छोटी छोटी वर्सेस लिखी, आपको पहले भी बता दिया है, ताकि हर कोई इन्हें समझ सके। कास्ट के रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, इन्होंने कास्ट सिस्टम को, यूजलेस सेरेमनीज को क्रिटिसाइज किया, चैलेंज किया। हर किसी का वेलकम करा इन्होंने, अपने फॉलोअर्स में हर किसी बैकग्राउंड से आने वाले लोगों का वेलकम करा, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो। सिंपल लाइफ,
इन्होंने बताया कि लव और ट्रुथ जो है वो रिचुअल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी अच्छी लाइन है देखिए, रिचुअल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यार और ट्रुथ। कंट्रीब्यूशन ऑफ मीराबाई इन भक्ति मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा के जो भजन थे उन्होंने एक पर्सनल लविंग डिवोशन कृष्णा के लिए हाईलाइट किया, हेल्पिंग टू पॉपुलराइज द भक्ति मूवमेंट। इससे क्या हुआ, जो इन्होंने पर्सनल और लविंग डिवोशन दिखाया कृष्णा के लिए, भगवान कृष्णा के लिए, इससे क्या हुआ कि इससे भक्ति मूवमेंट के आइडियाज को पॉपुलराइज, प्रोपेगेंडा हुआ उनका। और इससे रिजिड सोशल नॉर्म्स जो थी, क्योंकि ये एक औरत थी, ये एक लेडी थी, तो जब इन्होंने गा गा के प्रचार करा तो एक जो समाज की एक क्या कहते हैं ये थी ना कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, तो इस विचारधारा को तोड़ा इन्होंने। तो रिजिड सोशल नॉर्म्स जो थे, जो दकियानुसी सोशल नॉर्म्स थे, इन्हें तोड़ा कहीं ना कहीं। एज ए प्रिंसेस, वो एक प्रिंसेस थी राजकुमारी के रूप में, उन्होंने जेंडर और कास्ट के बैरियर को तोड़ा, है ना। ये दिखाया कि स्पिरिचुअल डिवोशन जो है वो हर एक के लिए है, औरत है तो ऐसा नहीं है कि औरत नहीं कर सकती वो, है ना। तो हर स्पिरिचुअल डिवोशन जो है वो हर एक के लिए है, हर एक का अधिकार है कि वो स्पिरिचुअली अपने आप को डिवोट कर सके, यानी कि धार्मिक रूप से अपने आप को डिवोट कर सके। उनके सॉन्ग जो है वो भक्ति मैसेज को फैलाने में कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा मदद मिली। डीप पर्सनल डिवोशन, उन्होंने ये दिखाया कि एक हार्टफेल्ट वन टू वन लव जो है गॉड के लिए वो इंपॉर्टेंट है रिचुअल्स से ज्यादा, है ना। रिचुअल्स का कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि अगर आप दिल से पूजा करते हो, है ना, वन टू वन, आप भगवान को समर्पित होके सामने से पूजा करते हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफाइड जेंडर एंड कास्ट नॉर्म्स, इन्होंने जेंडर और कास्ट के नॉर्म को भी डिफाइड किया, इसको भी इन्होंने जो है खत्म किया। एक प्रिंसेस, एक राजकुमारी जो ओपनली, जो खुले रूप से कृष्णा के लिए गा रही है, उसने ये प्रूव करा कि विमेन और मार्जिनलाइज जो है वो भी एक सच्चे डिवोटी, एक सच्चे भक्त हो सकते हैं। यानी औरतें और जो मार्जिनलाइज्ड वर्ग है, समाज का वंचित वर्ग है, वो भी इक्वल रूप से भगवान का भक्त हो सकता है। डिवोशनल म्यूजिक इन्होंने स्प्रेड किया, उनके जो सिंपल भजन थे वो ऑर्डिनरी लोगों के बीच पहुंचे और पूरे इंडिया में प्रचलित हो गए। प्रमोटेड इंक्लूसिविटी, इन्होंने ये सिखाया कि डिवाइन ग्रेस जो है वो सबके लिए है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्लास का हो या जेंडर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्पायर इन न्यू वर्शिप स्टाइल, उन्होंने उनकी जो पैशनेट पोएट्री है, उनकी पैशनेट पोएट्री ने सभी को रिलेट करने वाला और एक ऐसा स्पिरिचुअल कनेक्शन दिया पूरी भीड़ को, पूरे आम जनों को, जो हर कोई उनसे रिलेट कर पाया, हर कोई उन तक पहुंच पाया। सूफी, अब सूफी क्या है? सूफी एक ऐसा सीकर है, देखिए कितना और रह गया है, चलिए ज्यादा नहीं है, आप थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। तो सूफी जो है वो एक ऐसा सीकर है, एक ऐसा खोज करता है इस्लाम में, जो एक इनर और पर्सनल एक्सपीरियंस को परस्यू कर रहा है, प्राप्त कर रहा है डिवाइन के साथ, रादर देन जस्ट आउटवर्ड ऑब्जर्वेंस। आउटवर्ड ऑब्जर्वेंस यानी जो बाहरी ऑब्जर्वेंस है, बाहरी निरीक्षण है, उससे परे हटकर एक व्यक्ति जो अंदर की शांति, अंदर के पर्सनल एक्सपीरियंस को, डिवाइन के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को खोज कर रहा है, वही सूफी है। एडवेंट ऑफ सूफिज्म इन इंडिया, जो सूफिज्म का जो एडवेंट हुआ, उद्भव हुआ, वो इंडिया में 11 और 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। ये डेट याद रखने वाली है। सूफी सेंट ने न केवल एक नया रिलीजन ग्रो अप करा, बल्कि एक नई लिबरल मूवमेंट को भी जन्म दिया, एक नई स्वतंत्र सोच को जन्म दिया इस्लाम के फ्रेमवर्क में रहकर। यानी इस्लाम को उन्होंने नकारा नहीं, बल्कि इस्लाम के फ्रेमवर्क में रहकर एक नया लिबरल मूवमेंट इन्होंने जन्म दिया। इन्होंने एक प्योर लाइफ, डिवोशनल लव, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इसको पॉपुलराइज किया, है ना। और जो इनका एम्फेसिस था, इनका जोर था प्योर लाइफ पर, डिवोशनल लव पर, ह्यूमैनिटी की सर्विस पर, इससे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए और इससे इन्हें इंडियन सोसाइटी में एक ऑनरेबल प्लेस मिला, एक प्लेस ऑफ ऑनर मिला। सूफीज ये बिलीव करते थे कि वहदात उल वजूद जो है, यूनिटी ऑफ बीइंग जो है,
आईने यूनिटी ऑफ बीइंग है ना, इसकी कॉन्सेप्ट को इन्होंने इस पर विश्वास करा। और जो इब्ने अकबरी एक ग्रंथ है, एक हॉली स्क्रिप्चर है, एक हॉली ग्रंथ है, उसमें इस बात का जिक्र मिलता है। उन्होंने ये ओपाइन करा, ये विचार करा कि सारे बीइंग जो है इसेंशियल वन, वो सारे बीइंग एक ही हैं, बस डिफरेंट रिलीजन्स जो है वो आइडेंटिकल है, बस वो दिखाने के लिए हैं, बाकी सारे लोग जो है एक ही है। सूफी के अनुसार जो हाईएस्ट डिवोशनल फॉर्म है गॉड के लिए, वो क्या है? मैनकाइंड की सेवा। यानी अगर आपको लगता है कि आप डिवोशन करना चाहते हैं तो यू हैव टू सर्व टू ह्यूमैनिटी। दे ट्रीटेड हिंदू एंड मुस्लिम अलाइक, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक सा करके ट्रीट करा। अमीर खुसरो ने यह भी कहा था कि दो द हिंदू इज नॉट लाइक मी इन रिलीजन, ही बिलीव्स इन द सेम थिंग्स दैट आई डू। हालांकि हिंदू लोग जो है वो रिलीजन में मेरे साथ वैसे नहीं, रिलीजन में मेरे जैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने ये विश्वास करा कि वो सारे चीज वही करते हैं जो मैं करता हूँ। द सूफी, इसको आप उसमें लिख दीजिएगा बॉक्स में। सूफी मूवमेंट से इक्वलिटी आई, ब्रदरहुड आया, भाईचारा आया। सूफी सेंट जो है वो सोशल रिफॉर्म लाना चाहते थे, समाज सुधार लाना चाहते थे। भक्ति मूवमेंट की तरह ही सूफी सेंट जो है उन्होंने रिच और रीजनल लिटरेचर के, है ना, रिच और रीजनल लिटरेचर के प्रचार प्रसार में भी अपना योगदान दिया। सिग्निफिकेंस क्या रहा? गिव्स ए पर्सनल लविंग वे टू कनेक्ट विद गॉड। इन्होंने भगवान से कनेक्ट होने के लिए एक बड़ा ही पर्सनल, एक बड़ा ही व्यक्तिगत और बड़ा ही लविंग रास्ता बनाया। रिचुअल्स को इन्होंने नकारा, रिचुअल्स की कोई वैल्यू नहीं थी। इन्होंने पोएट्री को, म्यूजिक को, आर्ट को प्रमोट करा, आर्ट को इंस्पायर करा और कल्चरल बॉर्डर्स के, यानी कि देश और विदेश में अपने कल्चर को फैलाया, पोएट्री का प्रसार करा, म्यूजिक और आर्ट का प्रसार करा। प्रोवाइड कम्युनिटी सपोर्ट, इन्होंने कम्युनिटी सपोर्ट को भी, कम्युनिटी को सपोर्ट दिया इन्होंने। जो समाज की का समुदाय है हमारा, जो हमारा समाज है उसको प्रमोट करा। कैसे? स्कूल बनवाकर, हॉस्पिटल्स बनवाकर, चैरिटी यानी डोनेशन देकर। इन्होंने इनर मॉरल ग्रोथ को ज्यादा जो है एनकरेज करा, स्ट्रिक्ट रूल्स की बजाय। इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी को इन्होंने अलाइव रखा बहुत सारी सोसाइटीज के बीच में। विभिन्न सोसाइटीज के, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, इन्होंने कुछ इस तरह से अप्रोच करा कि इस्लामिक प्रचार भी हो जाए, इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी का प्रचार हो जाए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अलौकिकता का प्रचार हो, आडंबरों का ना हो। A notable contribution in the Sufis was their service to the poorer and downtrodden section of the society. जैसे गुरु नानक ने लंगर चलाए, ऐसे ही इन्होंने क्या, इनका जो एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? गरीब लोगों की सेवा करना, जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, समाज का वंचित वर्ग है, कुचला हुआ वर्ग है, उसका सर्विस करना। सूफीज ने ज्यादातर पुअर लोगों की और मार्जिनलाइज्ड की हेल्प करी, लिविंग अमंग ऑर्डिनरी पीपुल एंड ऑफरिंग फूड, लोगों को फूड ऑफर करा, शेल्टर ऑफर करी, स्पिरिचुअल कंफर्ट भी, यानी स्पिरिचुअल का मतलब है आध्यात्मिक कंफर्ट भी दिया। देयर वॉज ऑल्सो मच एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन सूफीज एंड इंडियन योगीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, सूफी और इंडियन योगीज के बीच में आइडियाज का भी एक्सचेंजिंग हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2029 के लिए, 2025 के लिए, सॉरी। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट ने किस तरह कल्चरल और सोशल फैब्रिक ऑफ मिडिएवल इंडिया को प्रमोट करा? तो देखिए, भक्ति मूवमेंट हो या सूफी मूवमेंट हो, ये दो करंट थे जिन्होंने मिडिएवल इंडिया के कल्चर और सोशल लैंडस्केप को कहीं ना कहीं रीशेप करा, एक नया आकार दिया। पर्सनल डिवोशन, दोनों ही ने लव फॉर गॉड, गॉड के लिए लव पर एम्फेसाइज किया। कैसे? रिचुअल बैरियर्स को तोड़ते हुए, जो इतने सारी प्रथाएं, परंपराएं, यज्ञ, अनुष्ठान हो रहे थे उनको तोड़ते हुए। रीजनल लैंग्वेजेस, दोनों ही विचारधाराओं ने ऐसे पोएट दिए जिन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस में गाया। एक जो मोनोपोली थी ना, संस्कृत की मोनोपोली, उसे हटाकर इन्होंने क्या करा, इन दोनों विचारधाराओं ने रीजनल लैंग्वेजेस को ज्यादा प्रमोट करा, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, तमिल हो। और इस तरह से जो है एलाइट कोर्ट्स में, यानी कि जो एलाइट कोर्ट का मतलब है जो क्या कहते हैं, ये होते हैं ना, जो मतलब सवर्णों के जो कोर्ट हैं,
है ना, उन तक पहुंचाया। म्यूजिकल ब्लैंड, भक्ति के कीर्तन जो है, सूफी कव्वालीज जो हैं, जो शेयर्ड सॉन्ग्स हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आज तक प्रचलित हैं। आज तक मतलब उनसे नया संगीत निकलता है। ओपन टू वुमेन, दोनों ही जो थे वो वुमेन के लिए बहुत ओपन थे, लोअर कास्टेस के लिए बहुत ओपन थे, पुअर डाउन ट्रोडन मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए ओपन थे, वीकन कास्ट जो कमजोर कास्ट थी, कमजोर वर्ग थे, कमजोर कास्ट और क्लास थे, उनके लिए ओपन थे। कम्युनिटी केयर, दोनों ने ही कम्युनिटी की, समुदाय की केयर की। खानक्वाज, सूफी खानक्वाज जो थे और जो भक्ति के गैदरिंग थे, उन्होंने फूड, शेल्टर और म्यूचुअल सपोर्ट, रिलीजन सपोर्ट भी या स्पिरिचुअल सपोर्ट भी लोगों को दिया। कल्चरल सिंथेसिस, इन्होंने ऐसे श्राइन्स बनवाए, ऐसे श्राइन्स का मतलब टेम्पल्स, ऐसे मंदिर बनवाए, ऐसे फेस्टिवल बनवाए जो हिंदू मुस्लिम इंटरेक्शन जहां पर होता था, है ना, जहां से सोसाइटी को एक नई दिशा मिलती थी। अब आता है गिव ए डिस्क्रिप्शन अबाउट द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। तो देखिए 19th सेंचुरी में कुछ सामाजिक धार्मिक रिफॉर्म मूवमेंट हुए, सामाजिक धार्मिक सुधार मूवमेंट हुए, जिनका एम क्या था? मॉडर्नाइज्ड इंडियन सोसाइटी को थोड़ा मॉडर्नाइज बनाना, उसका आधुनिकता में परिवर्तित करना, हार्मफुल कस्टम को एंड करना, जैसे सती प्रथा हुआ, बाल विवाह हुआ, कास्ट ऑपरेशन हुआ, इनको टू री इंटरप्रेट रिलीजन की एक दोबारा से पुनर्व्याख्या करना। की ग्रुप्स, ब्रह्म समाज, राम मोहन राय, इन्होंने मोनोथिज्म का प्रचार करा, विमेन एजुकेशन का प्रचार करा और सती प्रथा का एबोलिशन करा। एबोलिशन का मतलब सती प्रथा को कुचला। प्रार्थना समाज, महादेव रानडे, इन्होंने प्रेयर बेस्ड रिफॉर्म करे, विडोरी मैरिज के बारे में इन्होंने सोचा, स्कूलिंग के बारे में इन्होंने प्रचार करा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती की थी। बैक टू द वेदास, इन्होंने सुपरस्टिशन का यानी कि अंधविश्वास को रिजेक्ट करा और लोअर कास्टेस का अपलिफ्टमेंट करा। इस्लामिक रिफॉर्म, देवबंद ट्रेडिशनल एंड अलीगढ़ मॉडर्न एजुकेशन मूवमेंट्स, इसमें आते हैं। कॉमन थीम्स क्या थे? क्रिटिक ऑफ रिचुअलिज्म का क्रिटिक थे ये सारे के सारे। एजुकेशन को एम्फेसिस किया इन्होंने, बेसिकली गर्ल्स एजुकेशन को एम्फेसिस किया, मतलब उस पर दबाव डाला, जोर डाला। लीगल एक्टिविज्म पर, नेशनल अंडरटोन्स पर इन्होंने काम करा। लीगल रिफॉर्म्स ये सब बेकार है। पब्लिक डिबेट कल्चर ये भी बेकार है। कास्ट अवेयरनेस इंक्रीज हुई, कैसे? अनटचेबिलिटी को चैलेंज करके, छुआछूत को चैलेंज करके, इंटर कास्ट मैरिजेस को प्रमोट करके। अब देखिए यहां से आया है इंटरकास्ट का, आप लोगों को यहां से मिलेगा ना, इंटरकास्ट मैरिजेस को, अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करके। ये हो गया है। इसके इम्पैक्ट क्या हुए? इससे क्या हुआ कि एक ग्राउंड वर्क को एक जमीनी सतह पर काम करा जा सका, जहां से बाद में सोशल जस्टिस की कैंपेन्स हुई, यानी सामाजिक न्याय की जो कैंपेन्स हैं वो वहां से शुरू हुई। अगर आज हम सोशल जस्टिस के लिए कोई भी आवाज उठाते हैं, तो उस आवाज को अगर आवाज दी तो वो इसने दी, है ना। इतना ही बहुत है। विमेन्स एजुकेशन वाज प्रमोटेड, विमेन एजुकेशन प्रमोट की गई, लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए बहुत सारे टाउन्स में, और इससे क्या हुआ कि लिटरेसी का रेट जो है, साक्षरता की दर उठी, और इससे एक एजुकेटेड विमेन का नया वर्ग क्रिएट हुआ। लीगल रिफॉर्म, इस समय में लीगल कानूनी जो वैधिक रिफॉर्म है, कानूनिक सुधार है, उनको भी प्रचलन, उनको भी मोमेंटम मिला, उनको भी जो है उछाल मिला। और जो कैंपेन्स थी, इंडियन पीनल कोड 1860 और लेटर एक्ट्स जो थे, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, ये भी इस समय में आया। पब्लिक डिबेट कल्चर का जन्म हुआ, लोग डिबेट करने लगे, यानी लोग चीजों पर विचार विमर्श करने लगे। न्यूज़पेपर, पैम्फलेट, पब्लिक मीटिंग्स ये होने लगी, और इससे क्या हुआ कि कोई भी मैटर पर ओपन डिस्कशन होने लगा। ये केवल एक एलाइट कंसर्न नहीं रह गया, उच्च वर्ग का कंसर्न नहीं रह गया। एलाइट कंसर्न का मतलब है कि ये उच्च वर्ग
की चिंता का विषय नहीं रह गया, बल्कि इससे आम जन में एक प्रचार प्रसार हुआ और आम लोगों ने मीटिंग के जरिए, डिबेट के जरिए, डिस्कोर्स के जरिए साधारण मुद्दों पर या गहन से गहन मुद्दों पर विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। कास्ट अवेयरनेस जो है इंक्रीज हुई, अनटचेबिलिटी को चैलेंज करके और इंटरकास्ट को प्रमोट करके, इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करके जो है कास्ट अवेयरनेस भी क्रिएट हुई कि अब जो है अंतरजातीय विवाह भी किए जा सकते हैं। मूवमेंट सोड अर्ली सीड, इस मूवमेंट ने जो है प्रारंभिक बीज बो दिए, किसके लिए? लेटर दलित एंड एंटी कास्ट मूवमेंट, जो बाद के दलित मूवमेंट हुए और जो एंटी कास्ट मूवमेंट हुए उनके लिए इन्होंने बीज बो दिए कहीं ना कहीं। अब मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंटरेस्टिंग है। आज के जमाने में क्या है कि आप बहुत सारी ऐप आ गई हैं, मोबाइल में बहुत सारी ऐप हैं, उनके जरिए भी आप डोनेशन कर सकते हैं। उनके जरिए आप किसी मंदिर में, जैसे बद्रीनाथ मंदिर में पूजा हो रही है तो वहां से आप लाइव आप देख सकते हैं। कहीं भी कोई भागवत कथा चल रही है तो आप लाइव यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो ये मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिस में यही सब आएगा। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, प्रेयर एंड मेडिटेशन, आज हम डेली प्रेयर में भाग ले सकते हैं ऑनलाइन, है ना, मेडिटेशन में भाग ले सकते हैं, योगा कर सकते हैं, है ना, चैंटिंग कर सकते हैं, है ना, फास्टिंग, प्रैक्टिस लाइक साम इन इस्लाम, साम होता है इस्लाम में साम, और जो है हिंदू फेस्टिवल जैसे नवरात्रि है, करवा चौथ है, आज हम करवा चौथ मिलकर मनाते हैं, नवरात्रि के फेस्टिवल में हम जो है मिलकर मनाते हैं, अहोई अष्टमी हम मिलकर मनाते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आजकल ज्यादा आम हो गई हैं। पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा, आजकल आपने देखा होगा छोटे से छोटे शहर में जो है बसेस जाती रहती हैं जो धर्म यात्राएं कराती रहती हैं। तो विजिटिंग सेक्रेड साइट्स, जो पवित्र स्थान है, सेक्रेड साइट्स का मतलब है जो हॉली प्लेसेस हैं, यहाँ पर आप हॉली प्लेसेस लिख दीजिएगा, उन पर ले जाना आज आम प्रैक्टिस हो गई है। चार धाम की यात्रा, हज पिलग्रिमेज, जो हज की तीर्थ यात्रा होती है मुस्लिम्स के लिए, वो रिचुअल्स, इसमें रेगुलर वर्शिप होने लगी है। जैसे पूजा जो है वो अब हिंदू हाउस होल्ड में या हर घर में एक पूजा होने ही लगी है ना। फेस्टिवल्स, हम आज दिवाली, होली, नवरात्रि ये सब मनाते हैं। मॉडर्न एडेप्टेशन क्या है? डिजिटल वर्शिप, आज देखिए डिजिटल वर्शिप होने लगी है, प्रेयर एप्स आ गई हैं बहुत सारी, लाइव स्ट्रीम आ गई हैं। लाइव स्ट्रीम का मतलब है प्रेयर कहीं भी चल रही है, आप उसे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। हाइब्रिड गैदरिंग्स, चर्चेस, टेम्पल, मॉस्क जो हैं, मस्जिदें जो हैं, वो लोगों को वॉच मतलब चीजें दिखाती भी हैं और चैट भी कर सकते हैं आप। माइंडफुलनेस एंड सेकुलर स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन के आज बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं, योगा के बहुत सारे स्टूडियोज बन गए हैं, है ना। कारपोरेट में भी, इवन कारपोरेट में भी जो है वेलनेस प्रोग्राम होते हैं, है ना, और उसमें भी जो है हम ये सारी चीजें करते हैं। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये मैंने पहले भी बता दिया है। 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म, ये तो आप देखिए दोनों देख ही लीजिएगा। रेफ्रेन फ्रॉम टेकिंग लाइफ, लाइफ लेने से बचना, रेफ्रेन का मतलब है बचना, यानी कि सुसाइड से बचना। रेफ्रेन फ्रॉम टेकिंग व्हाट इज नॉट गिवन, उस चीज को लेने से बचना जो कि हमें नहीं दिया गया है। मैंने पहले भी बताया था, जो विलिंगली हमें दिया गया है उसे ही एक्सेप्ट करना है, बाकी जो हमारे लिए नहीं है उसे नहीं करना। सेक्सुअल मिसकंडक्ट, हम जो सेक्सुअली आजकल मिसकंडक्ट करने लगे हैं उससे रेफ्रेन करना। रेफ्रेन का मतलब है बचना, जैसे लिव इन वगैरह में जाने से बचना। फॉल्स स्पीच, झूठा बोलने से बचना, और इंटॉक्सिकेंट यानी कि नशा वगैरह से बचना। इंडियन रिलीजन, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंडियन रिलीजन जो है एक रिच टेपेस्ट्री है डाइवर्स फेज का, जो विभिन्न विभिन्न फेद हैं हमारे, उनकी एक रिच पाठशाला है जो दैट हैव को एग्जिस्ट फ्रॉम फॉर मिलेनिया, जो मिलेनिया का मतलब है कई शताब्दियों से जो को एग्जिस्ट होती रही है। हिंदुइज्म जो है सबसे बड़ा और सबसे पुराना ट्रेडिशन है। इस्लाम 7th सेंचुरी में आया और ये आइडोलेसी में यानी कि मूर्ति प्रतिष्ठा में विश्वास नहीं करता। क्रिश्चियनिटी जो है मोनोथिस्टिक रिलीजन है, जो ये सिखाता है कि जीसस क्रिस्ट जो है वो भगवान के बच्चे थे और उन्होंने मुक्ति के लिए जो है वो ह्यूमैनिटी का द्वार बताया। यानी अगर ह्यूमैनिटी पे चलोगे आप तो ऑटोमेटिकली आपकी मुक्ति हो जाएगी। यानी अगर आप लोगों की सेवा करोगे, सर्विस टू गॉड इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड।
सिखिज्म जो है 15वीं शताब्दी में आया। इसने इक्वलिटी का प्रचार करा, कम्युनिटी सर्विस का प्रचार करा लंगर के द्वारा, है ना। और रिमेम्बरेंस ऑफ वन गॉड, फॉर्मलेस वन गॉड की इन्होंने इसमें विश्वास करा। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही नॉन वायलेंस पर जो है फोकस करते थे, कर्मा की शक्ति पर फोकस करते थे, एंड लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ इस पर करते थे। ये देखिए पहले ही हो चुका है प्री वैदिक रिलीजन, इसमें कुछ भी। ये वाला देख लीजिए, डिस्कस द रोल ऑफ वीमेन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में वीमेन का क्या रोल था? हाउस होल्ड को मैनेज करना, बच्चों का लालन पालन करना। रियरिंग का मतलब है लालन पालन करना, यानी लुक आफ्टर भी लिख सकते हैं। ये जो है ये आर्टिसन के रूप में भी काम करने लगी थी, कलाकारों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी काम करने लगी थी, और कहीं कहीं इन्हें प्रॉपर्टी राइट्स भी दिए गए थे। वैदिक रिचुअल्स में रोल ऑफ विमेन इन एंशिएंट इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विमेन थी एंशिएंट इंडिया में, वो बच्चों का लालन पालन करती थी, हाउस होल्ड को मैनेज करती थी, आर्टिसन के रूप में, ट्रेडर्स के रूप में काम करती थी, और कहीं कहीं इन्हें प्रॉपर्टी के राइट भी दे दिए गए थे। चाइल्ड रियरिंग की जगह लुक आफ्टर भी कर दीजिएगा। वैदिक रिचुअल में पार्टिसिपेट करती थी, और कुछ तो प्रीस्टेस भी हो चुकी थी, यानी पुजारी नहीं, जैसे पुजारी होते हैं तो ये फीमेल पुजारी थी। इनको लिमिटेड इनहेरिटेंस राइट्स मिले हुए थे, यानी कि इनको बहुत ही कम जो है प्रॉपर्टी राइट्स मिले हुए थे। डिवोर्स और डायरी जो है वो सर्टेन केसेस में होने लगे थे। इन्होंने लिटरेचर की नॉलेज ली, म्यूजिक डांस की नॉलेज ली। बेसिकली जो एलाइट क्लास थी, उच्च वर्ग था, उसकी औरतों ने जो है म्यूजिक और डांस की भी नॉलेज लेनी शुरू कर दी थी। एक्सरसाइज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी आने लगे थे, राजा रानियों के रूप में, रीजेंट्स के रूप में, एडवाइजर्स के रूप में। सब्जेक्ट टू आइडियल्स ऑफ डिवोशन, पतिव्रता, बट रीजनल प्रैक्टिसेस वेराइड। पतिव्रता होती थी, लेकिन रीजनल प्रैक्टिसेस कहीं कहीं वेरी करती थी, विभिन्न विभिन्न थी। 4 नोबल ट्रुथ्स टॉट बाय बुद्धा। दुख ये मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन देख लीजिएगा। शाद दर्शन मैंने पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से ये जो है आपका 3rd यूनिट था। ये थोड़ा क्लमसी तो हो ही गया था, मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि बहुत इजी है, थोड़ा क्लमसी है, बार बार सुनेंगे तो हो जाएगा। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, भक्ति मूवमेंट बिल्कुल मत छोड़िएगा, नंबर 1 है ना। दूसरा नंबर पर प्री वैदिक और वैदिक रिलीजन, देखिए इसमें प्री वैदिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड, ठीक है। जैनिज्म 3rd नंबर पर है ही है, शाद दर्शन 4th नंबर पर है, और फिर आप जो है ये वाला कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लगता है आपका यूनिट पूरा हो गया होगा। आई होप you would like the unit. Thank you so much for watching. Have a very nice time.